सो गाइस, इस सीरीज की एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें जीहान को दिखाया जाता है जो कि सोने के बाद अंगड़ाइयां लेते हुए उठती है। तभी हमारा एमसी उसके पास आता है और उससे पास आने के बाद उससे पूछने लगता है, क्या तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट खाया? तभी जीहान उससे डायरेक्टली मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करने में लगी थी कि आखिरकार तुम मेरे लिए कब ब्रेकफास्ट बनाओगे और तुम जाकर किचन में देख सकते हो। मुझे लगता है कि उम्मीद है ऐसी कि किचन में कुछ ऐसा सामान होगा जिससे कि तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो, और तो और मैं तुमसे कुछ स्पेशल बनाने के लिए पूछ सकती हूँ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा बेस्ट ख्याल रखूंगा सबसे ज्यादा, और जितना ज्यादा हो सके मैं अपने काम में सबसे ज्यादा बेस्ट दूंगा। और तभी जीहान अपने बारे में बताती है और उससे कहने लगती है कि मुझे सोया मिल्क चाहिए फ्राइड डो स्टिक्स के साथ, और सॉफ्ट बॉइल्ड एग चाहिए, और मेरा मूड यहाँ पर स्टिक खाने का भी है। इस लड़की की सारी डिमांड सुनने के बाद हमारा एमसी बिना किसी परेशानी के उसकी डिमांड को लेकर मान जाता है, और जब तक खाना बनता है तब तक वो जीहान वो नहाने चली जाती है। अपना नहा धोने के बाद वो जैसे ही वापस आती है तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इससे बनने में बस थोड़ी देर और लगेगी, तब तक तुम बैठकर आराम कर सकते हो। और थोड़ी देर बाद जब सारा का सारा नाश्ता बन जाता है तो जीहान उसे खाने के बाद उसकी तारीफ करती है और उससे कहने लगती है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी और यम्मी है। तभी हमारा एमसी इसको सुनने के बाद कहने लगता है कि खैर ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, क्योंकि जो नूडल्स है वो शायद और भी ज्यादा बेटर टेस्ट करते अगर हम उन्हें ऑन द स्पॉट बनाते तो। तभी जियान हमारे एमसी की तारीफ करती है और ज्यादा, और उससे कहने लगती है कि मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं है, मेरे लिए ये काफी ज्यादा औसम वाली बात है कि मैंने इस तरीके की फ्राइड स्टिक्स आज तक नहीं खाए हैं। आई मीन काफी समय से नहीं खाए, इसके कहने का ये मतलब है। वैसे एक बात बताओ, तुम भी मेरे साथ खाने में ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि जो सिस्टर जू है वो आसपास वैसे भी मौजूद नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ इतना ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। और हमारा एमसी ज्यादा भाव नहीं खाता और एक बार में ही उसकी बात मान जाता है और उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है। तभी जिहान हमारे एमसी को घूरना चालू कर देती है और घूरते घूरते उससे पूछने लगती है कि अगर मुझ पर किसी ने पंगा ले लिया या फिर मेरे साथ कोई फाइट करना चाहता है तो क्या तुम मेरे बीच में आओगे उस फाइट को रोकने के लिए, या फिर मुझे बचाने के लिए, या फिर मेरे लिए तुम दूसरे बंदे को मारोगे क्या? तभी एमसी ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है, पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि जो मेडिकल एक्सपेंसेस होने वाले हैं क्या वो उसका खर्चा तुम करोगी? ये बात सुनने के बाद जिहान उसे बताने लगते हैं कि हाँ ऑफकोर्स ये बात है कि तुम्हारा जितना भी मेडिकल एक्सपेंस होगा, जितना भी खर्चा होगा दवाई ववाई का, वो सारा का सारा मेरे ऊपर रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें कुछ न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी तुरंत एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे लिए फाइट करने के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो उनके बर्तनों को धोने लगता है। तभी अचानक से उसका मोबाइल बजता है और जैसे ही वो उसको उठाता है तो सामने से जवाब कोई उससे पूछने लगता है कि हेलो, क्या आप टीचर लिन हैं? तभी हमारा एमसी इस बात को सुनता है और उससे कहने लगता है कि हेलो, मेरा नाम लिन के है लेकिन मैं कोई टीचर वगैरह नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उससे बात करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं जुओ फेंगचैंग होता है, और वो उससे कहने लगता है हमारे एमसी से कि मुझे तुम्हारा जो नंबर है वो डायरेक्टर वू से मिला था। भले ही अभी तक हम फेस टू फेस नहीं मिले हैं, लेकिन तुमने मेरी मूवी के लिए एक सॉन्ग लिखा था पहले, वो वाकई में बहुत ज्यादा औसम था। हाँ, एक और बात, आज हमारी मूवी है ना वो वार्म अप इवेंट करने वाली है, क्या तुम वहां पर आना चाहोगे? मैं वाकई में तुमसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ और तुमसे बात करना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि डायरेक्टर जो मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं शायद आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन उस सॉन्ग के बारे में तुम जो मेन सिंगर है ना जिसने उस सॉन्ग को गाया है, तुम उससे जाकर पूछ सकते हो, जिसका नाम सुनहान है, वो आपके लिए उस सॉन्ग को परफॉर्म कर देगा। और बात करें मेरे बारे में, हम किसी और दिन जाकर मिल लेंगे जब भी हमारे पास दोनों के पास समय होगा। और इसी के साथ वह कॉल वहीं पर कट जाता है। जब हमारे एमसी की बातें चली रही होती हैं, उसके कॉल कटने के बाद वो लड़की हमारे एमसी के पास आती है और उससे कहने लगती है कि अभी अभी तुम इस फोन पर किसी से बात करने में लगे हुए थे। तभी एमसी उसे बताने लगता है कि वो एक बिजनेस पार्टनर था और कुछ भी नहीं। तभी जियान उससे कहने लगती है कि एक बार तुम अपना सारा का सारा जितना भी काम है वो खत्म कर लो, तुम फिर उसके बाद ब्रेक ले सकते हो। वैसे भी हमें यहाँ से बाहर जाना है और हमें कुछ जरूरी काम है, मेरे साथ तुम चलोगे, और सिस्टर जू हमें यहाँ पर लेने के लिए गाड़ी से लेने के लिए आ जाएगी कुछ समय बाद। और जब सारी की सारी सिचुएशन निपट जाती है तभी उसको सिस्टर यू यानी कि उसकी असिस्टेंट, फीमेल असिस्टेंट, वो उससे कहने लगती है क्या ऐसा हो नहीं हो सकता कि इस बंदे को हम यहीं पर छोड़ दें? आखिरकार हमें साथ में ले जाना जरूरी है क्या इस बंदे को? वो घर की भी रखवाली कर सकता है जी हाँ। ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगती है कि नहीं, हम इस बंदे को अपने साथ ले जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। तभी कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उसकी जो सिस्टर जू होती है, जू की असिस्टेंट है, मैनेजर है, वो उससे कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने इस बंदे को आई मीन इस सॉन्ग को ढूंढने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाए थे, और उनका ये भी मानना है कि इस मूवी को ग्रेट बनाने के लिए उनका सॉन्ग ही काफी है। और मैंने भी उस गाने को सुना है, वो गाना वाकई में बहुत ज्यादा औसम था, क्योंकि इस तरह का गाना मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ में कभी भी नहीं सुना था। मैं इस बात की बेट कर सकती हूँ कि ये जो गाना है वो वाकई में बवाल मचाने वाला है पूरी की पूरी दुनिया में। वैसे एक बात बताओ, जो सुन लिनियान है उसकी जो टीम है वो तुम्हारे साथ और भी ज्यादा इंटरेक्शन बनाना चाहती है, उनका ऐसा करने का मन है,
तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? ये बात सुनने के बाद जिहान उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कह दिया है कि जो वर्क रिलेटेड स्टफ होता है ना, जो वर्क रिलेटेड काम होता है उसे हम वर्क पे छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमें पर्सनली उनसे जाकर मिलने की जरूरत नहीं है और मुझे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जब वह लोग उस सड़क से गुजरने में लगे हुए होते हैं तभी वहां पर हमारे इस जिहान के कई सारे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए होते हैं गली गली में, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी कतई शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता अभी की सिचुएशन के बारे में। तभी जिहान हमारे एमसी को पकड़ती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस तरीके से दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अगर कोई मुझसे पंगे लेने के बारे में सोचे तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें मेरी जान बचानी होगी और मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें समझ में आया ये बात? और ये कहने के बाद वे दोनों के दोनों अंदर जाने लगते, आई मीन वो तीनों के तीनों अंदर जाने लगते हैं। तभी उसकी मैनेजर हमारे एमसी को समझाती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर आगे चलकर कुछ भी बकवास मत करना। अगर कोई भी यहाँ पर मिलने के लिए आता है और दूसरों के काम में टांग ना अड़ाओ तो यही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। और तो और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम किससे बात करने वाले हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ट्रू आइडेंटिटी कभी भी रिवील मत करना किसी के सामने। और जैसे ही जियान अंदर जाने लगती है तभी वहां पर उसके फैंस की बहुत ज्यादा लाइन लग जाती है और सभी के सभी लोग उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सभी को उसके पास आने से रोक देते हैं। और जिहान 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 कर हर कोई चिल्लाने में लगा हुआ होता है और कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने में लगी हुई हो, मैं तुम्हें वाकई में पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफू बनेगी? ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कई सारे लोग तुमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। ये बात सुनने के बाद उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से इधर उधर घूरना बंद करो, जल्दी से हमारे साथ चलो और अब तुम्हें जो ड्यूटी सौंपी गई है तो तुम्हें काम दिया गया है, तुम उसके बारे में बिल्कुल भी मत भूलना। एक बात ख्याल रखना, जो भी मैंने तुमसे कहा है तुम उस बात को मानोगे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें फिल्म एंड टेलीविजन सिटी रेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान काफी ज्यादा थक चुकी होती है और अंदर आने के बाद कह रही होती है कि यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। तभी उसकी मैनेजर उसे ड्रिंक देती है और उससे कहने लगती है कि ये तो एक नॉर्मल बात थी और तो ये कोई छोटी मोटी जगह तो है नहीं है, तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर और भी ज्यादा लोग आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। आखिरकार तुमने हमें फॉलो क्यों किया? तभी वो एमसी से कहने लगती है कि तुम्हें तो बाहर खड़े होना चाहिए था ना, तुम अंदर क्यों आ गए हो? ये बात सुनने के बाद जिहान उसकी तारीफ करती है और उसको रोकती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ पर वैसे भी कोई मौजूद नहीं है और ये सब कहने की जरूरत नहीं है और इस बंदे को आई मीन हमारे एमसी को बाहर खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, जो डायरेक्टर जू है वो कब इसको स्टार्ट करने वाले हैं? तभी उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि मैं भी जाकर डायरेक्टर जू से पूछ कर आती हूँ और वह दरवाजा बंद कर वहां से चली जाती है और दोनों के दोनों उस कमरे में अकेले रह जाते हैं और दोनों के दोनों एक दूसरे को घूरने चालू कर देते हैं। तभी जिहान हमारे एमसी से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगे हुए हो, क्या कुछ गलत हो गया है या फिर मेरा जो मेकअप है वो खराब हो गया है? लेकिन हमारा एमसी इस जिहान को इसलिए घूरने में लगा हुआ था क्योंकि वो काफी ज्यादा शौक था इसकी ट्रू आइडेंटिटी जानने के बाद और उससे कहने लगता है क्या तुम वाकई में एक सेलिब्रिटी हो? तभी जियान उसे बताने लगती है और उससे कहने लगती है कि इससे मतलब ये कोई रियली जैसे कहती भाई चीज नहीं है कि मैं कोई बहुत ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस वगैरह हूँ, लेकिन मैं बस थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेती हूँ, इसलिए मैं बस एक छोटी सी एक्ट्रेस हूँ और ज्यादा सुपर फेमस नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़े बहुत तो फैंस मिल ही गए हैं कम से कम। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है ओह ऐसी बात है और कोई चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं होता खास। तभी सेम टाइम पे हमें दूसरे रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डायरेक्टर सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में लगा हुआ था और सभी से पूछ रहा था कि जो तैयारियां हैं यहाँ की इवेंट की वो कैसे चलने में लगी हुई है, क्या सारे के सारे एक्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं और जो गाना थीम सॉन्ग हमारा बजने वाला है वो सिंगर कहाँ पर है जिसका नाम सुनहान है वो यहाँ पर पहुंचा? ये बात सुनने के बाद उसका जो सेक्रेटरी होता है वो उससे कहने लगता है कि ज्यादातर तो लोग यहाँ पर आ चुके हैं बट डायरेक्टर हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। ये बात सुनने के बाद वो जूहो डायरेक्टर उसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? तभी वो बंदा उसे बताने लगता है कि लास्ट नोटिस पर हमें ये बात पता चला है कि जो फिल्म एंड टेलीविजन सिटी में वह लोग हमें ये बताने में लगे हुए हैं कि जो जुगो सीमान है वह अपना ब्रांड प्रमोशन यहाँ पर करने के लिए आई हुई है, वो भी सेम जगह पर और सेम टाइम पर। शायद जो हमारा इवेंट है वो एक साथ क्लैश हो सकता है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सफराद हो जाता है और उससे कहने लगता है जुगो सीमान तुम उस सिंगर की बात करने में लगे हुए हो वो जो आजकल बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है। ये बात सुनने के बाद उसका सेक्रेटरी उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो हमारी थोड़ी बहुत जो ऑडियंस है वो हमारी ऑडियंस खो जाएगी, जो कि जिससे कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि मैं बाहर जाकर चेक करता हूँ कि आखिरकार क्या सिचुएशन है। तभी हमारे जिहान की मैनेजर उस डायरेक्टर के पास पहुंचती है और उससे कहने लगती है कि डायरेक्टर जो जिहान है वो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है और हम लोग अपने इस इवेंट को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, हम कभी भी इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है तो आपके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, लेकिन इस समय पर मैं बाहर जाने में लगा हुआ हूँ, बाहर की सिचुएशन चेक जो करनी है मुझे। और जैसे ही बाहर आकर देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि जो जुगो सीमान है उनके फैन काफी ज्यादा तादाद में बढ़ चुके होते हैं। ये देखकर डायरेक्टर जुगो काफी तो गुस्सा आने लगती है और वो कहने लगता है कि आखिरकार इनकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे ही जैसे टाइम पर हमारा जो इवेंट होने वाला था उसी टाइम पर इन्होंने अपने इस इवेंट को शेड्यूल कर दिया था, जिससे कि ये सब कुछ ओवरलैप हो चुका है इस तरीके से। ये बात सुनने के बाद उसका असिस्टेंट उससे कहने लगता है कि हमें भी इसके बारे में अभी भी पता चला है।
तभी जीहान की मैनेजर उससे डायरेक्टर से पूछने लगती कि इससे जो हमारा इवेंट है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि इससे ज्यादा कोई बड़ी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। दूसरी तरफ हमें सीमान का वैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके असिस्टेंट उससे कहने में लगी हुई थी मैनेजर कि तुम आज भी काफी ज्यादा कूल लगने में लगी हुई हो। आज का जो इवेंट है तुम उस इवेंट के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट हो, तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है खुद से, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हारा चेहरा वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, कोई भी तुम्हारे इस चार्म को कभी भी रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और वो सीमान की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही होती है बेर बेर पर। तभी सीमान उस गाड़ी से नीचे उतरती है तो सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और उससे कहने लगता है कि लो हमारी गॉडेस यहाँ पर आ चुकी है। जब सीमान उतरती है तो गॉडेस जैसी लग भी रही होती है, ऐसी बात नहीं है। और सभी के सब लोग यही कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा करेजियस है और इसकी तारीफ करके थक नहीं रहे होते हैं। और तभी जो हमारे डायरेक्टर वो होते हैं, वो आई मीन डायरेक्टर जो होते हैं, वो सीमान को देखने वाले उससे कहने लगते हैं कि अच्छा तो ये है वो जो है सीमान। तभी सीमान एक माइक उठाती है और अपने सभी के सभी फैन से कहने लगते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे आज के इवेंट पर आए हुए हैं, और आप जो मुझे प्यार दिखाने में लगे हुए हैं उसको दिल देखकर मेरा दिल वाकई में बहुत ज्यादा खुश हो चुका है। और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर इस इवेंट को देखने के लिए आए हैं। ये सुनते ही सभी के सभी लोग कभी पागलों की तरह बौखला जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि सीमान सीमान तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनने के बाद जो डायरेक्टर जो है उसका असिस्टेंट से बताता है और उससे कहने लगता है कि डायरेक्टर हमारा जो इवेंट है हम उसके बारे में क्या करें, क्या हम हमें स्टार्ट करना चाहिए? अगर ये सब ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा तो मुझे इस बात का डर है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए इवेंट के लिए वे सभी के सभी लोग लौट जाएंगे, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन डायरेक्टर जो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला और वो डायरेक्टली ऑर्डर दे देता है कि हम लोग अपने इवेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और वो अपनी मैनेजर से कहने लगता है कि क्या तुम जाकर सीधे फटाफट से जो सू जिहान है उसे जल्द से जल्द रेडी कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके उतना ज्यादा पॉसिबल कर सकते हो क्या? क्योंकि आज का जो मूवी प्रमोशन है वो हमारी सक्सेस पर डिपेंड करता है, हम इस इवेंट को किसी भी तरीके से फेलियर में नहीं जाने दे सकते। ये बात सुनने के बाद उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि मुझे समझ में आ चुका है, मैं जल्दी से जाकर उसको इन्फॉर्म कर देती हूँ। तभी वो डायरेक्टर अपने जितने भी वर्कर्स होते हैं सभी को बताने लगता है और कहने लगता है कि हम सभी के सभी लोग डिफरेंट एरिया में काम करते हैं और अपने अपने काम के लिए जरूर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि जो मूवी का प्रीव्यू है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तभी वो डायरेक्टर पूछने लगता है कि जो सुनहान है वो यहाँ पर आ चुका है। तभी उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि जी हाँ वो आ चुका है और काफी समय से वो लॉन्च में हमारा इंतजार करने में लगा हुआ है। तभी वो डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो ये भी ठीक है। ऑल्सो एक और चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी लोगों के लिए जो साउंड सिस्टम है ना हमारे प्रमोशनल के लिए, वो सभी के सभी साउंड सिस्टम को कनेक्ट कर दो स्पीकर से बाहर के, और उनके ये अरेंजमेंट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ फटाफट से कर देना। यहाँ तक कि वो भले ही यहाँ पर एक जुओ सीमन आ चुकी है अपने इवेंट को प्रमोट करने के लिए, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। मैं इस बात पर भरोसा करने से मना कर देता हूँ कि मैं मेरा जो इवेंट है, जो मेरी ऑडियंस है, वो इतनी आसानी से वो चुरा सकती है। बाकी हमारा जो गाना है दोज ईयर्स वही काफी होगा इन सभी की आंखें खोलने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी मैनेजर जिहान के पास पहुंच जाती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि जो इवेंट है वो जल्दी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तभी जिहान उससे कहने लगते हैं कि सिस्टर जू आखिरकार तुम यहाँ पर इस तरीके से क्यों जल्दबाजी मचाने में लगी हुई हो, क्या कुछ हो गया बाहर? तभी सिस्टर जू से समझाती है और उससे कहने लगती है कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ चुकी है, वो भी माइनर वाली। क्योंकि जो सिंगर जुहो सीमान है वो यहाँ पर जो कि आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर बनने में लगी हुई है, वो अपना इवेंट करने में लगी हुई है जस्ट हमारे इवेंट के सामने ही, जिसके कारण हमारी जो ऑडियंस है वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने में लगी हुई है और उसको खत्म करने के बाद अब ऑटोग्राफ कर रही है, वो भी उसी जगह पर। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं, उससे पूछने लगता है कि जुहो सीमा जो जिहान को जब ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा अंदर से खुश नहीं होती और वो मन में सोचते हुए कहने लगती है, उससे पूछती है सबसे पहले कि क्या तुम उसको जानते हो? तो मन में सोचते हुए कहने लगती है कि उसे जानती हो लेकिन मुझे नहीं जानते हो, ये बड़ी गलत बात की है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत फेमिलियर तो हूँ उससे। ये सुनने के बाद उसे ये बात हजम नहीं होती और गुस्से में थोड़ा सा गुस्सा करती है और उठती है और उससे कहने लगती है कि अब जो हमारा जो इवेंट है वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, मुझे इस इवेंट को अच्छी तरीके से करना है सू जिहान, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस इवेंट को बेस्ट देना है। और तभी वे तीनों के तीनों अपने इवेंट हॉल में जाने लगते हैं। तभी वहां पर सामने कोई आता है और उससे कहने लगता है कि जिहान हम लोग काफी समय बाद मिले। और तभी इस बंदे के बारे में दिखाया जाता है, इसका नाम लूई है जो कि एक फेमस एक्टर है और इस मूवी में हीरो का काम कर रहा है। तभी जो जिहान होती है वो उससे कहने लगती है कि हाँ काफी समय बाद मिले। तभी वो जिहान से काफी देर चिपकने की कोशिश करने लगता है ये बंदा और उससे कहने लगता है कि इस टाइम मैंने जो मेरी आउटलाइन स्पीच है वो तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने तैयार की है, शायद मैं इस चीज का बाद में इस्तेमाल करूंगा। और उस समय पर जो डायरेक्टर है वो इस थीम सॉन्ग में काफी ज्यादा मेहनत लगा रखा है। मुझे लगता है कि हमारी जो मूवी है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा धमाकेदार सॉन्ग बजाने वाली है इस बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन ये बंदा जब हमारी जिहान से काफी ज्यादा चिपकने की कोशिश करने में लगा हुआ होता है तभी हमारा बीच में एमसी आता है और अपने हाथ को उसको बीच में लगा देता है और उस बंदे को हमारी जिहान से दूर कर देता है। उससे कहने लगता है कि एक्सक्यूज मी, आपको इतना ज्यादा क्लोज नहीं खड़ा होना चाहिए उनके साथ।
ये सुनने के बाद उस एक्टर की सड़क जाती है और वो हमारे एमसी पे चिल्लाती है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब करने में क्या लगे हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने हाथों का इस्तेमाल करने में लगा हुआ हूँ कि ताकि मैं इससे तुम्हें दूर कर सकूं जिहान से। तुम कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रहे थे। ये बात सुनने के बाद वो एक्टर चिल्लाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम हो कौन। तभी उसके असिस्टेंट भी उस पर चिल्लाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि तुम आखिरकार किससे बात करने में लगे हुए हो। अगर हमारा जो ली हुआ है इसको चोट लग गई होती या फिर इसके काम को इससे कोई भी नुकसान पहुंच जाता, तुम्हें पता है कि तुम किस तरीके से कंपेंसेट कर भी पाते या नहीं कर पाते। तभी उसकी जो मैनेजर होती है या फिर असिस्टेंट होती है वो सिस्टर उससे कहने लगती है, क्या तुम्हारा जो पर्सन है इस स्टाफ में जो मेंबर रखा गया है वो इस तरीके से व्यवहार करेगा हमारे साथ। आखिरकार तुमने इस तरीके को किस तरीके से ट्रेन किया है इस बंदे को, यहाँ तक कि इस बंदे ने दूसरे लोगों पर अटैक करने के बारे में भी सोच लिया। और जब सारी की सारी घटना हो रही होती है तभी हमारी जिहान बीच में आती है और उससे कहने लगती है कि ये बंदा मेरा है और यहाँ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम कुछ भी कह सकते हो। तुम्हें ये बात समझ में आई कि नहीं है, और तुम मेरे बंदे के सामने कुछ भी नहीं कह सकते और वैसे भी गलती तुम्हारी थी। ये बात सुनने के बाद वो एक्टर उससे कहने लगता है कि इस बात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और उस बंदे की काफी बाकी में फट जाती है और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और जब वो गुस्से होते वहां से जाने में लगा हुआ होता है तभी वो किसी एक गिटारिस्ट से टकरा जाता है और वो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं हमारे एमसी का स्टूडेंट है जिसने उसे गाना बजाने के लिए बुलाया हुआ है। और वो एक्टर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आखिरकार हमारे सामने कौन चलने में लगा हुआ है। और वो पागलों की तरह हरकतें देने में लगा हुआ होता है। तभी वो सिंगर उससे कहने लगता है देखकर इस बंदे को कि आखिरकार ये बंदा कोई पागल वगैरह है जो फिर घूमने में लगा हुआ है। और वो एक्टर उससे कहने लगता है सारी सारी सिचुएशन देखने के बाद आज का दिन तो मेरा पूरा पूरा खराब है। तभी उस सिंगर की नजर हमारे एमसी पर जाती है और जिहान भी उसके बगल में आ रही होती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और हमारे एमसी को देखने के बाद वो बंदा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी जिहान की मैनेजर हमारी जिहान से कहने लगी होती है कि अब हमें यहाँ से जल्दी चल जाना होगा। दूसरी तरफ वो सिंगर हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है और उससे कहने लगता है कि टीचर मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि आप यहाँ पर आ जाओगे। तभी एमसी ये बात सुनते हुए उसके जवाब में उससे कहने लगता है कि मैंने भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। तभी अचानक से वो उसके कंधे पर हाथ रखने लगता है, जिसको देखकर वो सिंगर काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि काफी चलो कोई बात नहीं, इस बात को यहीं पर भूल जाते हैं, हम लोग इस मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे। तभी उसका सिंगर उससे कहने लगता है कि टीचर आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपना पूरा का पूरा बेस्ट दूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में जब हमारा एमसी इस बंदे को देखता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इतना ज्यादा एक्साइटमेंट में क्यों है। लेकिन तभी वो मासूम से चेहरा बनाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि आप मुझको लेकर काफी ज्यादा डर के रहने में लगे हुए थे कि आखिरकार मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने में लगा हुआ हूँ, तो शायद आपने इसीलिए मुझे एडवांस में या फिर पहले से नहीं बताया कि आप यहाँ पर मेरे इस गाने को सुनने के लिए आने वाले हो, इस इवेंट को देखने के लिए। मुझे पता है कि आप उम्मीद करती हो कि मैं जल्द से जल्द काफी ज्यादा पॉपुलर बन जाऊँ और मेरा जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाए। और ये बंदा अपने ही ख्याली प्लाव बनाने लगता है, लेकिन हमारा एमसी कुछ नहीं कहता और उससे कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। और जब इनकी कन्वर्सेशन चली रही होती है तो हमारी जिहान की जो असिस्टेंट होती है, जो कि सिस्टर जू है, वो हमारे एमसी को देखते हुए उससे कहने लगते हैं कि जिहान जरा देखो अपने असिस्टेंट को, ये क्या करने में लगा हुआ है। तुमने उसे किसी दूसरे के साथ बात करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी, लेकिन ये फिर भी दूसरों से जाकर बात करने में लगा हुआ है। अगर इस तरीके के असिस्टेंट के पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तुम्हारे लिए काम करने की, यहाँ तक कि इस बंदे को ये भी नहीं पता है कि जो बंदा वहां पर खड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ डी लेवल का सिंगर है और यहाँ पर वो इस सिंगर से बात कर अपना समय बर्बाद करने में लगा हुआ है और कुछ भी नहीं। और मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि आखिरकार जो सिंगर है ना डी लेवल का, वो लिनके के साथ बात इसलिए करने में लगा हुआ है कि वो शायद उसकी मदद कर देगा तुम्हारे साथ क्लोज आने के लिए। तो इसलिए जिहान मेरी बात मानो, तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम्हें अपने असिस्टेंट पर थोड़ी बहुत नजर बनाकर रखनी चाहिए। जब जिहान हमारे एमसी के बारे में इतनी ज्यादा बुराइयां सुनती है तो वो बिल्कुल भी रुक नहीं पाती और उससे कहने लगता है कि सिस्टर जू आपको यहीं पर रुक जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह का कोई बंदा है। ये बात सुनने के बाद उसकी असिस्टेंट उससे कहने लगती है कि तुम्हें कभी भी एक मैन के चेहरा देखकर उसको नहीं पहचानना चाहिए, बोलना चाहिए उसके बारे में। तुम्हें कैसे पता कि आखिरकार वो किस तरीके का बंदा, और तुमने इस बंदे को जाना ही कितने समय से, मैं ये तुम्हारे फायदे के लिए करने में लगी हुई थी। तभी उनकी कन्वर्सेशन या फिर उनकी बातें खत्म होने के बाद बैक स्टेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर सारी की सारी तैयारी कर बैठा हुआ होता है और कहने लगता है कि सब कुछ रेडी है। तभी उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि जी हाँ सब कुछ रेडी है। तभी वो सभी के सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी हमारी जिहान के असिस्टेंट उससे कहने लगते हैं कि डायरेक्टर जू हमारी जिहान यहाँ पर आ चुकी है, और एक्टर का भी असिस्टेंट यही कहने लगता है कि हमारा जो लू ही है वो भी यहाँ पर आ चुका है और रेडी है। तभी डायरेक्टर का असिस्टेंट उसके पास आता है, उससे कहने लगता है कि डायरेक्टर जूहो ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ कि जो जूहो सीमान है उसने अपना गाना स्टार्ट कर दिया है। ये सुनने के बाद वो काफी तो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या इसने ऑलरेडी अपने गाने को स्टार्ट कर दिया है, आखिरकार ये कौन सा गाना गाने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उसे बताता है, उससे कहने लगता है कि ये जो लड़की है जूहो सीमान, वो इस वक्त अपना सबसे ज्यादा फेमस गाना गाने में लगी हुई है। ये बात सुनने के बाद जूहो सीमान काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार वो कौन सा गाना गाने में लगी हुई है। और जैसे वो जूहो सीमान गाना गाना चालू कर देती है तो सभी के सभी लोग उसके गाने को सुनते हैं तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और कहने लगते हैं कि जूहो सीमान ने अपना गाना चालू कर दिया है। मैंने इसके गाने को काफी समय से नहीं सुना है, खासकर लाइव तो बिल्कुल भी नहीं, हमें जाकर वहां पर सुनना चाहिए, सीमान को जाकर देखना चाहिए, मैं इंतजार नहीं कर सकता इसके लाइव सॉन्ग को देखने के लिए। और यहाँ
पर इस डायरेक्टर की ज्यादातर ऑडियंस वहां से जाने लगती है, जिसको देखकर हमारी जिहान की जो असिस्टेंट है वो डायरेक्टर के पास आकर उससे कहने लगती है और पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए इस मैटर को लेकर। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि आखिरकार हम कर भी क्या सकते हैं, ये काफी ज्यादा हार्ड हमारे लिए इस समय पर, मगर ये समय बहुत ज्यादा गलत हो गया हमारे साथ। तभी वो बंदा स्पीच करना चालू करने लगता है और कहने लगता है कि सभी के यहाँ पर हम लोग स्वागत करते हैं, हमारी जो नई मूवी आने वाली है जिसका नाम अवर कैंपस है, इस इवेंट में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारा जो ओरिजिनल इंटेंशन था वो इस मूवी को काफी ज्यादा प्रमोट करने का था, और इस मूवी को मैंने इसलिए बनाया है पर्सनली क्योंकि मैं अपने पुराने दिनों को काफी ज्यादा मिस करता हूँ, और मुझे ये चीज का रियलाइज हुआ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने वो काफी ज्यादा प्योरेस्ट फ्रेंडशिप और लव के बारे में सोचते हैं। और उन जैसे जवानी के दिनों में मैं भी किसी एक ऐसे बंदी से मिला था जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, और वो उसकी स्टोरी के बारे में बताने लगता है कि किस तरीके से उसने ड्रेस पहनी थी, किस तरीके से इवेंट हुए थे। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा बकवास चलने के कारण वहाँ की जो ऑडियंस होती है वो धीरे धीरे करके वहाँ से वो ऑडियंस जाने लगती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बोर कर रहा है हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी। और जब ये बंदा अपने ऑडियंस को जाते हुए देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके लो होने लगता है, और वो अभी भी उसी के बारे में बात किया जा रहा होता है। तो जब हमारी ऑडियंस बोर हो रही है तो हम इसके इतनी ज्यादा स्पीच के बारे में बात नहीं करेंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन पर दिखाया जाता है हमारी जिहान के असिस्टेंट को, जो कि उससे कहने में लगी हुई थी कि जो हमारा आज का इवेंट है वो वाकई में तबाह होने वाला है। तभी उस एक्टर का जो असिस्टेंट है वो उससे कहने लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगर ये इवेंट यहाँ पर तबाह हो गया तो हमारा जो बॉक्स ऑफिस है इस मूवी का वो काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा चिंता क्यों दिखाने में लगे हुए हो, यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो यहाँ से जाने में लगे हुए हैं, मुझे पता है। और सारे की सारी सिचुएशन को देखने के बाद हमारा एमसी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मैं समझ गया। लेकिन आखिरकार हमारी जिहान की इस असिस्टेंट की मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या परेशानी क्या है। वो हमारे एमसी को ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे समझने का यहाँ पर जरूरत भी क्या है, क्या तुम यहाँ पर जितने भी लोग जहाँ पर छोड़कर जा चुके हो उन्हें वापस बुला सकते हो। खैर हमारा एमसी उसको तो तुरंत इग्नोर मार देता है और इग्नोर मारकर अपने सिंगर से कहने लगता है कि तुम खैर उस बारे में भूल जाओ और तुम जल्दी से जाओ स्टेज पर और अपने गाने को चालू कर दो, गाना गाना जिसका नाम दोज ईयर्स है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी देर सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि वाकई में मुझे अब भी जाकर गाना गाना होगा। तभी एमसी कहने लगता है कि जी हाँ आपको अभी जाना होगा, और वो सिंगर उसे बताने लगता है कि जो डायरेक्टर है लेकिन उन्होंने मुझे लास्ट में गाना गाने के लिए अरेंज किया गया है जब हम इस गाने को इस इवेंट को क्लोज करेंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर हम लोग इस सब तब का इंतजार करेंगे तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा इवेंट, क्या तुम्हें मेरी बात पर पूरा भरोसा है। तभी वो सिंगर कहने लगता है कि जी हाँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तभी एमसी से धक्का देता है स्टेज की तरफ और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम्हें जल्द से जल्द मेरा कहना मानना होगा और जल्दी स्टेज पर चले जाओ। उसकी असिस्टेंट इसे देखने के बाद उससे कहने लगती है कि आखिरकार ये बंदा आप करना क्या चाहता है। तभी जो एक्टर होता है वो सारी सिचुएशन को देखकर उससे कहने लगता है कि जो हमारे जो लीड एक्टर है वो अभी तक स्टेज पर नहीं आया है, तो आखिरकार जो गिटारिस्ट है जो बजाने वाला है गाना वो आगे क्या कर रहा है। इस वाकई में इन लोगों के पास रूल नाम की कोई चीज ही नहीं है, एक के बाद एक फ्रस्ट्रेटिंग चीज होने में लगी हुई है। और ये जो इवेंट है मुझे लगता है कि ये इवेंट अब तबाह हो चुका है और ये इवेंट अच्छा होना चाहिए था लेकिन पूरी तरीके से बिगड़ गया ये इवेंट। तो मुझे ये भी नहीं पता कि जो हमारा जो बॉक्स ऑफिस है इस पर क्या इवेंट क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इससे हमें कोई प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। और जैसे ही हमारा सिंगर वहां पर पहुंच जाता है तो डायरेक्टर उसे देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो सिंगर फुल कॉन्फिडेंस के साथ डायरेक्टर की तरफ देखता है और वो डायरेक्टर सभी को बताने लगता है कि हमारा जो मेन परफॉर्मेंस है इस मूवी के थीम के बारे में वो यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग इस गाने को एंजॉय करेंगे। और अब मैं अपने माइक को सुनहान को देना चाहूंगा। ये बात सुनने के बाद सभी के लोग काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम तो यहाँ पर अपनी क्वीन जो कि हमारे दिल में रहने वाली रानी है हम उससे मिलने के लिए आए थे, जो कि सू जिहान है। आखिरकार जो डायरेक्टर है वो उसको यहाँ पर नहीं आने दे रहे हैं और हमें यहाँ पर इंतजार करवाने में लगे हुए हैं। अगर मैं वाकई में यहाँ पर गाना सुनने के लिए आया हुआ होता तो मैं जुहो सीमान के पास नहीं चला जाता, क्योंकि जो जुहो सीमान है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी आवाज भी काफी ज्यादा सुंदर है और काफी ज्यादा लॉन्ग लेग्स है। तभी हमारा जो सिंगर है वो गाना गाना चालू करता है और अपने फुल दिल से वो गाना गाता है। जैसे वो गाना गाना चालू कर देता है तो जिहान ये गाना सुनने के बाद कहने लगती है कि ये इतना तो बुरा भी नहीं है, लेकिन उसकी असिस्टेंट भाई साहब इसके दिमाग में पता नहीं क्या कचरा भरा है, हर वक्त सिर्फ बुरा ही निकलता है इसके मुंह से। और उससे कहने लगती है कि आखिरकार इसमें क्या बुरा नहीं है, यहाँ पर इतने ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारी इस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। तभी वो एक्टर भी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो सिंगर है वो यहाँ पर हमारी चीजों को बिगाड़ने के लिए आया हुआ है। तभी उसके असिस्टेंट भी यही कहने लगता है कि आखिरकार जो डायरेक्टर है वो किस बारे में सोचने में लगे हुए होते हैं, आखिरकार किसी अननोन सिंगर को वो स्टेज पर किस तरीके से जाने दे सकते हैं, वो भी हमसे पहले। लेकिन उस सिंगर को इन सभी बातों से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला होता, वो अपने गाने को बजाना जारी रखता है। और जैसे ही बाकी की जो ऑडियंस होती है वो इस गाने को सुनती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगते हैं कि ये गाना सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने पुराने जमाने में जा चुका हूँ, जब मैं बहुत ज्यादा छोटा हुआ करता स्कूलों के दिनों में। और मेरे दिमाग में अचानक से एक ऐसा सीन आ चुका है, अपडेट हो चुका है एक आफ्टरनून में, जो हमारी क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, जो होमरूम टीचर थे वो हमारे सामने खड़े हुए हैं और कई सारे स्टूडेंट आपस में बात करने में लगे हैं, वो भी क्लास के दौरान। ये गाने ने मुझे वाकई में दिल में छू लिया है, आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जुगो सीमा ने अपना गाना बजाने के बाद ऑटोग्राफ का सीजन करने में लगी हुई होती है।
यहाँ पर उसकी असिस्टेंट उससे कहने लगते कि आज इस बार का जो हमारा इवेंट है वो वाकई में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका है। और जब उनका इवेंट चल ही रहा होता है तभी हमारे एमसी के द्वारा लिखा गया गाना वहाँ पर बजने लगता है। अच्छा से वे सभी के सभी लोग ये गाना सुनने लगते हैं तो कहने लगते हैं कि आखिरकार ये गाना किस चीज का है। अचानक से मुझे ये गाना सुनने के बाद बहुत ज्यादा सैड क्यों महसूस होने में लगा हुआ है, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, क्या ये जो गाना है वो वाकई में मेरे दिल के अंदर इतनी ज्यादा शांति भरी फीलिंग्स को क्यों ला रहा है। ये वाकई में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, मेरे दिल के अंदर जो एम्प्टीनेस है उसको पूरी तरीके से बता रहा है। और जब ये गाना सीमान भी सुनती है तो वह भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और जब वह इस तरीके का गाना सुनती है तो उसकी असिस्टेंट भी काफी ज्यादा शॉक होती है और वो उससे कहने लगती है कि सीमान क्या हुआ। और तभी उसकी असिस्टेंट बताने लगती है और कहने लगती है ये जो गाना बजने में लगा हुआ है वो शायद उस मूवी का गाना है जो कि डायरेक्टर जुहो फेंगचैंग के द्वारा डायरेक्ट की जा रही है। तभी सभी के सभी लोग उसी गाने के बारे में बात करने में लगे हुए होते हैं और उससे कह रहे होते हैं इस गाने को सुनने के बाद अचानक से मुझे रोने का मन क्यों करने में लगा हुआ है, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। मैं इस सॉन्ग को फील कर सकती हूँ, ये काफी ज्यादा साल हो चुके हैं हमारे दोस्तों से कॉन्टेक्ट किए हुए। मुझे ये भी नहीं पता कि आखिरकार मेरी जो जिसको मैं पसंद किया करता था वो वाकई में शादी हो गई उसकी या फिर नहीं हुई है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझसे कहने में लगी हुई है कि जब से मुझे ग्रेजुएट मैंने किया था उस साल में मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बता देना चाहिए था। और मुझे ऐसा हो रहा है कि मैंने कल ही अपने स्कूल को लीव किया है। भले मुझे स्कूल को छोड़े हुए काफी तक समय गुजर चुका है, मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक स्टूडेंट। मैं वाकई में इस गाने को सुनना चाहता हूँ, वहाँ पर जाकर खुद मैं भी सुनना चाहता हूँ। सभी के सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं और जुगो सीमान के पास जितने भी ऑटोग्राफ लेने के लिए आए थे वो सभी के सभी लोग उस जगह को छोड़कर हमारे एमसी के गाने की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं। और जितनी लंबी कतार या फिर लाइन लगी हुई होती है वो सभी के सभी लाइन वहां से गायब हो जाती है। और इसको देखने के बाद सीमान बाकी में बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ जो जिहान की असिस्टेंट होती है वो इसको बिल्कुल भी इसके बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और कहने लगती कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट पर आखिरकार इस जैसा बंदा गाना गाना चालू कैसे कर सकता है। हमारी जो मूवी जो प्रमोशनल इवेंट है इसे पता भी है कि आखिरकार ये क्या गलत करने में लगा हुआ है। नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती, मुझे जाकर डायरेक्टर से बात करनी होगी। तभी वो एक्टर भी इस बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आजकल के जो सिंगर्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है उनके अंदर, लेकिन इसका गाना वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसको ऐसा लगता है यहाँ तक कि इस बंदे को अपनी खुद की कैपेबिलिटीज के बारे में नहीं पता, ये यहाँ पर स्टेज पर बिना ऑथराइजेशन के पहुंच चुका है। लगता है इस जैसे बंदे को कम्प्लीटली हमारी इस इंडस्ट्री से बैन हो जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही जिहान की असिस्टेंट उसके गाने को रोकने के लिए जा रही होती है इस डायरेक्टर के पास, तो हमारा एमसी उसको रोकता है और उससे कहने लगता है कि ये गाना उसको खत्म होने दो उसको गाने के लिए। तभी उसकी असिस्टेंट उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे उसका इंतजार करने के लिए क्यों कह रहे हो कि उसका गाना पहले खत्म होने दो। तुमने ये इतनी आसानी से कह दिया, लेकिन तुम्हें पता भी है कि आखिरकार ये जो मूवी है ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिहान के लिए, और अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो तुम्हें अपना मुंह बंद करके रख लेना चाहिए। अगर जिहान का जो करियर है वो तुम्हारे कारण तबाह हो गया तो तुम क्या ये अफोर्ड कर सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जरा एंट्रेंस की तरफ तो देखो, लगता है कि ज्यादातर लोग वापस आने में लगे हुए हैं। और तभी एंट्रेंस में दिखाया जाता है कि जो भीड़ जितनी गई थी उससे डबल तो भीड़ उसके अंदर वापस आ जाती है। इसको देखने के बाद वो डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बंदे भी यही कहने लगते हैं कि इतने ज्यादा लोग वापस आ चुके हैं, लगता है कि मैं कोई सपना वगैरह देख रहा हूँ। तभी डायरेक्टर कहने लगता है कि तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, बल्कि मुझे सारे के सारे जो लोग हैं वो इस गाने के द्वारा अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और ये काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, ट्रूली इनक्रेडिबल है गाना। और जब जिहान और उसके असिस्टेंट इसको देखते हैं इस इवेंट को तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उसके असिस्टेंट कहने लगते हैं कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि आखिरकार जी सभी के सभी लोग वापस आ चुके हैं, वो भी सच में। तभी जिहान कहने लगती है कि सारा का सारा जो सीन होने में लगा हुआ है वो इस गाने के कारण हो रहा है। ये गाना, इस गाने को गाने वाला बंदा जो सिंगर है ना उसको अपनी स्किल्स को और भी तो इम्प्रूव करने की जरूरत है गाना गाने की, लेकिन इसके जो लिरिक्स हैं इसको लिखने वाला बंदा है, उस गाने को लिखने वाला बंदा बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, ये गाना बहुत ज्यादा ग्रेट है। तभी उस एक्टर का भी असिस्टेंट यही कहने लगता है कि आखिरकार ये सारे के सारे लोग वापस आ चुके हैं, जरा देखो तो कितने लोग वापस आ चुके हैं, जितना हमने सोचे था उससे भी ज्यादा। लियू, लगता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से परफॉर्म करना होगा इसके बाद, ये गाना खत्म होने के बाद। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की फीलिंग आने में लगी हुई कि जो हमारा मूवी प्रमोशन है, जो इवेंट है वो वाकई में डेफिनेटली कंप्लीट सक्सेस होने वाला है। ये बात सुनने के बाद वो एक्टर अपनी ही तारीफ करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो, मैंने वाकई में इस बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो यहाँ पर इतने ज्यादा लोग हैं वो अचानक से आ जाएंगे, यहाँ पर कई सारे मेरे फैन भी होंगे और मैं यहाँ पर अपने सबसे ज्यादा बेस्ट टाइप दिखाने वाला हूँ। और वो अपने आप को तैयार कर ही रहा होता है तभी हमारे सिंगर को दिखाया जाता है जो कि अपने गाने गाने को लगा रहता है। और इस गाने को सुनने के बाद वहां पर इतनी भी ऑडियंस होती है वो काफी ज्यादा इमोशन से भर जाती है और कहने लगती है कि ये गाने ने तो वाकई में मेरी पुरानी मेमोरीज को याद दिला दिया है, ये गाना वाकई में बहुत औसम है। उनमें से एक बंदा रोते हुए उससे कहने लगता है कि अचानक से मुझे मेरा पहला प्यार याद आ चुका है, उस समय पर उसके पेरेंट्स ने वाकई में हम दोनों के प्यार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था और मेरी फैमिली पर लुक डाउन किया था क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे मौजूद नहीं थी। उन लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी दिन और रात में, और अंत में आकर मैं इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और मैंने ब्रेकअप करने के बारे में सोच लिया। अगर मैं उस समय पर झेल पाता तो शायद अभी की चीजें पूरी तरह से
डिफरेंट होती। तभी दूसरा बंदा भी इमोशनल हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ये वादा किया था कि हम एक साथ एक ही स्कूल में अटेंड करेंगे, लेकिन मैं फेल हो गया और इसको इवेंचुअली किसी और की जाकर किसी और से शादी कर ली उस गर्लफ्रेंड ने मेरी। तभी उनमें से एक कपल उठता है और उससे कहने लगता है कि हमारी किस्मत तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, जिसके कारण हमारी जो डेटिंग है जो हमने स्टार्ट की थी वो हाई स्कूल में स्टार्ट कर दी थी और आज तक हम अपनी डेटिंग को यानी कि एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने रहे। तभी वो लड़की भी कहने लगती है कि हम जल्दी से जाकर अपने रजिस्टर्ड कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने होमरूम टीचर को भी जरूर इन्वाइट करेंगे, जो कि हम एक दूसरे को सेपरेट करना चाहते थे। हम अपनी शादी में उनको जरूर बुलाएंगे और सभी को बताएंगे कि हमने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। आखिरकार हमने अपनी जिंदगी में इतने आगे तक बढ़कर आ चुके हैं, वो भी एक साथ। जब डायरेक्टर उसकी इवेंट को देखता है तो काफी खुश होते हैं। उससे कहने लगता है कि सुनहान, तुम्हारा जो गाना है तुमने वाकई में कमाल मचा दिया और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस गाने को हमारे लिए बजाया। और जितनी भी ऑडियंस होती है वो उस गाने को दोबारा सुनना चाहती है और कहने लगती है कि ये गाना वाकई में बहुत ऑसम है। बस इस अकेले एक गाने से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मूवी है वो वाकई में बहुत ऑसम होने वाली है। और डायरेक्टर भी काफी खुश होने लगता है और उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग तुम्हारा गाना दोबारा सुनना चाहते हैं, तो कैसा लगा कि तुम आखिरकार कुछ शब्द कहना चाहो। तभी सुहान सभी से कहने लगता है कि मैं सभी के लिए काफी धन्यवाद कहना चाहूंगा और मुझे अच्छा लगा, हमारा गाना काफी पसंद आया है। और मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना मैंने अभी गाया है वो एक थीम सॉन्ग है उस मूवी का, जिस मूवी को डायरेक्ट किया जा रहा है जुगो फेंगचेंग के द्वारा। और ये एक ऐसा गाना है जिसमें पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसने इस गाने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क दिया है और मैं उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि बिना उनकी मदद के शायद ही मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता और ना ही ये गाना पॉसिबल होता और मैं यहाँ पर शायद आपके लिए ये गाना नहीं गा रहा होता इस वक्त। और तभी जो लाइटनिंग होती है वो हमारे एमसी और जुगो सीमान की तरफ आई मीन जिहान की तरफ चली जाती है, जो कि एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। और जब वह लाइटनिंग उन दोनों पर गिरती है तो हमारा एमसी उससे दूर हटकर पीछे की तरफ जाने लगता है। जब जिहान उसको देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जैसे ही हमारा एमसी वहां पर गायब होता है तो इस मौके का फायदा उठाते हुए वो एक्टर वहां पर पहुंच जाता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे एमसी को इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि उसे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं है दिल में जलने वाली, क्योंकि वो खुद ही मशहूर नहीं होना चाहता और सामने नहीं आना चाहता। लेकिन इस मौके का फायदा इस बंदे ने जरूर उठा लिया और तभी वो जिहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उससे कहने लगता है वो एक्टर कि चलो अब हमें चलना चाहिए। और सभी के सभी लोग जिहान की तारीफ कर रहे होते और कह रहे होते कि जिहान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो, गॉडेस हो हमारी। और जैसे ही जिहान आगे आती है तो कटिंग ऑडियंस पूरी पगला जाती है और कह रहे होते कि मैं तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरी पूरी की पूरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। मैं और कह रहे होते हैं कि पास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हें टीवी पर ही देख पा रहे थे, लेकिन आज मैं पर्सनली तुम्हें देख पा रहा हूँ, वाकई में तुम तो टीवी से ज्यादा ब्यूटीफुल हो सामने। और तभी कुछ ऑडियंस की नजर उस लूही एक्टर पर जाती है और उससे कहने लगती है कि ये थोड़ा बहुत हैंडसम तो है, मानना पड़ेगा। तभी जो सिंगर होता है सुहान, वो जब हमारे एमसी को पीछे हटते हुए देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है और वो उसकी तरफ घूरने लगता है। तभी ये सिचुएशन चली रही होती है तभी डायरेक्टर बीच में आता है और सभी से कहने लगता है कि जो हमारे नेक्स्ट चीज है हम वेलकम करते हैं हमारे मेन एक्टर जो इस मूवी के, जो कि मिस सू जिहान है और मिस्टर लू ही है, और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर स्टेज पर आए और कुछ वर्ड्स आप सभी के सामने कहे। तभी वो सिंगर हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है और हमारा एमसी अपनी मुंडी को हिलाता है, उसे मना कर देता है कि कुछ भी ना कहे। और तभी डायरेक्टर उस सिंगर को पीछे से लेकर जाने लगता है और जिहान सभी के सामने कहती है और वो कहने लगती है कि हेलो एवरीवन, मेरा नाम जिहान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हो मुझे देखने के लिए, और ये जो मूवी है वो मेरे करियर का टर्निंग पॉइंट है। और जब जिहान अपने इस मूवमेंट को अपनी स्पीच देने के लिए आगे आती है तो वो सभी को अपनी स्पीच के बारे में बताती है और उससे कहने लगती है कि मैं आपको इस मूवी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, और ये मूवी की एक्सप्लेनेशन करने लगती है। मैं मूवी के बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा, इसकी जो स्टोरी लाइन है वो तो यही लोग जाने, इसको ज्यादा डेवली नहीं जाऊंगा। तभी वो डायरेक्टर हमारे उस सिंगर को लेकर वहां से चला जाता है और जहां पर वो डायरेक्टर हमारे सिंगर का धन्यवाद कहता है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कारण हमारा जो इवेंट है उसकी जान बच चुकी है। तभी वो जो सिंगर है वो हमारे डायरेक्टर से कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो मैं सच सच बताऊं तो जो सारे के सारे जो चीज है वो मेरे टीचर के कारण ऐसा होने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद वो डायरेक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि टीचर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी वो सिंगर से बताने लगता है कि एग्जैक्टली बिना मेरी टीचर की मदद से तो मुझे ही लगता है कि आखिरकार ये सॉन्ग है ना सॉन्ग वो इतना ज्यादा मशहूर हो पाता और इतना फेमस हो पाता। तभी ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि मुझे भी वाकई में जिस बंदे ने इस गाने को कंपोज किया है, इस गाने को लिखा है जिसका नाम दोस्त ईयर्स है, उस बंदे को मैं काफी समय से एडमायर करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं उस बंदे से अभी तक मिला नहीं हूँ फेस टू फेस, और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस बंदे को जरूरी खाने के लिए इन्वाइट जरूर करूंगा और एक साथ मिलकर हम भी मील कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो सिंगर हमारे उस डायरेक्टर को एक बात बताने की कोशिश करने लगता है और उसे बुलाता है, डायरेक्टर जी वो एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन वो डायरेक्टर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहने लगता है कि एक बार अब जबकि सारे का सारा चीज खत्म हो चुकी है, ये जो एक्टर्स हैं वो अपनी स्पीच को खत्म कर लेंगे तो मुझे इस इवेंट को दोबारा से होस्ट करना होगा, हम लोग इस मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे। और इतना सब चल ही रहा होता है तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि वहां पर अपनी ड्रिंक व्रिंक पी रहा होता है काफी थकने के कारण, और
तभी उससे आकर कोई पूछने लगता है कि लिन के आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें पता चलता है कि वो कहने वाला और कोई नहीं बल्कि मैं हमारे जुहो सीमान होती है ना, उसकी जो मैनेजर है वो वहां पर आकर उससे पूछ रही होती है। तभी हमारा एमसी उसके जवाब में उससे कहने लगता है कि क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या। तभी जो मैनेजर है वो हमारे एमसी से कहने लगता है कि मुझे ही लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सू जिहान को देखने के लिए आए हुए हो। मैंने तो इस बात की कभी भी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम इस तरीके के बंदे निकलोगे जो कि बहुत ज्यादा श्वेलो और बहुत ज्यादा फिकलमैन रहेगा। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी भी उसकी मजे लेता है और उसके भाई सिग्मा रिमेल वाली बात करते हैं उससे कहने लगता है कि अगर तुम हो कौन, मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम यहाँ पर मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और मैं अपना समय तुमसे बात कर बर्बाद भी नहीं करना चाहता। ये बात सुनने के बाद उस लड़की को गुस्सा आने लगती है और उससे कहने लगती है भले तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो स्टेटमेंट करना तुमने जो लिखा था वो उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही है। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का वो एक अकेला ऐसा गाना था जो कि स्टेटमेंट था, जो कि सक्सेस के लाइफ में पहुंचा था। अगर तुम उसका सही इस्तेमाल करते तो शायद तुम काफी ज्यादा पॉपुलर बन जाते, लेकिन तुमने फिर भी उस पर गिव अप कर दिया। तुम कहते था एक नंबर के बेवकूफ। और इतना कहते कहते वो हमारे सिंगर की फोटो खींचने लगती है अपने मोबाइल से और फोटो खींचने के बाद वो वापस से अपनी वैन में लौट जाती है। लौटने के बाद हमें जुगो सीमान को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछने लगती है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी रही। और तभी उसकी मैनेजर उसे बताने लगती है कि जो सिंगर है वो यह बंदा है और जो क्वालिटी उस 2 ईयर गाने की जो क्वालिटी है वो वाकई में रियली एक्सेप्शनल है। और मुझे इस बात का हंच है कि इस गाने को फेमस होने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला और ये बंदा इस गाने की मदद से काफी ज्यादा पॉपुलर ही बनने वाला है। यह बात सुनने के बाद युवा सीमान उससे कहने लगती है कि जो सिंगर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, वो खुद गाना इंपॉर्टेंट है। आखिरकार वो लिखने वाला बंदा इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने इस बारे में पता लगाया कि आखिरकार उस गाने को लिखने वाला या फिर उसको कंपोज करने वाला कौन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक ना एक दिन में उससे जरूर मिल पाऊँ। ये बात सुनने के बाद तभी उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि मैं भी बिल्कुल सेम तरीके से सोचने में लगी हुई थी। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो शौक हो जाती है किसी चीज को याद करने के बाद। इसको इतना ज्यादा शौक देती है सीमान, तो उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा शौक क्यों हो। तभी उसकी मैनेजर उसे बताने लगते कि मैंने वहां पर लिन के को भी देखा था अभी अभी। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस मूवमेंट के इस मूवी के इवेंट पर वो वहां पर बैठा हुआ था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस गाने को हमारे लिन के द्वारा लिखा गया हो। लेकिन इस सीमान के अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड बढ़ा होता है, तो वो उससे कहने लगते कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि इस जैसा बंदा 2 हाई क्वालिटी के गाने को इतनी ज्यादा कम समय में दे सके और लिख सके। अगर इसके पास वाकई में इस तरीके की एबिलिटी होती तो शायद मुझे पता होता। अगर ये ऐसा होता तो इसे पहले ही इस तरह की एबिलिटी को दिखा देता और अपना वर्क पहले ही दूसरे लोगों को सामने शो कर देता। ये बात सुनने के बाद उसकी मैनेजर भी एग्री हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं लगता है कुछ ज्यादा सोचने में लगी हुई थी। मैं किसी बंदे को वहां पर छानबीन करने के लिए जरूर भेजूंगी और उस कंपोजर के बारे में पता लगाऊंगी आखिरकार उसको गाने लिखने वाला बंदा है कौन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम उसे साइन कर ले। अगर हम उसे साइन भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम उनमें से उस बंदे से एक गाना तो खरीद ही सकते हैं। और तभी ये बात सुनने के बाद जो जुहो सीमान होती है वो सोचने लगती है और सोचते सोचते बस देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। और अगले ही पल वो सारे के सारे इवेंट को खत्म होने के बाद सभी के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तभी डायरेक्टर उन सभी से कहने लगता है कि इस बार का जो इवेंट था वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जा चुका है और ये सारे का सारा जो आपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे इस बात की उम्मीद है, मुझे इस बात का बिलीव है कि हमारी जो मूवी है वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिजल्ट दिखाने वाली है और हमें काफी ज्यादा अच्छी सक्सेस भी मिलने वाली है। और सभी के सभी लोग डायरेक्टर की तारीफ करते हुए उससे कहने लगते हैं कि ये सब कुछ आपके इफेक्ट के कारण होने में लगा हुआ है। मैंने तो इनिशियली स्टार्टिंग में तो ये सोच कर बैठा हुआ था कि हमारा जो प्रोमोशनल इवेंट है वो वाकई में बहुत फेलियर हो जाएगा, लेकिन मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि अंत में आकर हमारा जो इवेंट है वो कंप्लीट सक्सेस हो जाएगा। ये सुनने के बाद उस एक्टर का जो मैनेजर है वो भी उससे यही कहने लगता है कि बिल्कुल ये बात तो सच है और ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो हमारा जो लूही है, जो हमारा जो एक्टर है उसका स्टेबल माइंडसेट है, उसके कारण ये सब हुआ था और कंबाइंड इफेक्ट किया था। लूही और जिहान ने मिलकर अपने पूरी की पूरी जी जान लगा दी थी और फाइनली पूरी की पूरी सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में कामयाब रहे। और हाँ लियू, फ्यूचर में जब तुम्हारे पास कोई अपॉर्चुनिटी रहे तो तुम्हें शायद जिहान को इन्वाइट करना चाहिए मील के लिए, खाना खाने के लिए, और एक्टिंग टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए किस तरीके से अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। और तभी वो बंदा जिहान के और भी ज्यादा नजदीक आने की फिर से कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है एग्जैक्टली अगर ये जिहान की सपोर्ट के लिए नहीं होता तो शायद मैं वाकई में बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका होता जब मैं इस तरीके से स्टेज पर गया था। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि तुम्हारा जो माइंड सेट है तुम अपने माइंड सेट पर रिले कर रहे थे और जिससे कि मेरा कुछ भी लेने देना नहीं है। और तभी जिहान उससे कहने लगती है कि तुम सभी को एक्चुअली मैं सच सच बताऊं तो इस बार का जो इवेंट है वो हमारे इस सिंगर के कारण बचा और हमें इसका धन्यवाद कहना चाहिए क्योंकि ये जो तुमने जो अभी भी जो गाना गाया था वो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। तभी वो सिंगर उन सभी से कहने लगता है कि जो गाना था वो इतनी ज्यादा हाई उसकी डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन जो मेन रीजन है इस गाने को इतना ज्यादा मशहूर होने के लिए वो इसलिए है क्योंकि जो मेरा गाना है ये मेरे टीचर के द्वारा लिखा गया है, तो मैं तो बस उनके टूल हूँ एक इस्तेमाल करने वाला। और जब वो इतना कहने में लगा होता है तभी वो हमारे एमसी को देखता है और वो बासियां लेने में लगा होता है। और पीछे मुड़कर देखने के बाद जिहान उससे पूछने लगती है कि इतना ज्यादा अच्छा सॉन्ग लिखने वाला बंदा आखिरकार तुम्हारा टीचर तो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा। तभी उसका सिंगर उससे कहने लगता है कि ये बात तो सच है, मेरी जो टीचर है वो वाकई में बहुत ज्यादा मोस्ट इंडिफरेंट है, उन्हें फेम और फॉर्च्यून से कोई भी मतलब नहीं है, वो बहुत ज्यादा अनवर्डली पर्सन है।
मैंने ऐसा बंदा आज तक कभी नहीं देखा लाइफ में। ये बात सुनने के बाद वो बंदा वो एक्टर वो कहने लगता है कि तुम अपनी टीचर को वाकई में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, लेकिन उसके पास सिर्फ और सिर्फ टैलेंट ही नहीं है। तुम्हारा टीचर शायद इतना ज्यादा हैंडसम नहीं होगा। मैंने बिल्कुल सही कहा ना तुमसे। और जब ये हमारे एमसी की बेइज्जती करने में लगा ही हुआ होता है तो ये हमारे सिंगर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो चिल्लाते नहीं, उसकी उल्टी बेइज्जती करते हुए उससे कहने लगता है कि मेरे टीचर की जो हैंडसमनेस है वो तुमसे मैच नहीं की जा सकती, उनके फेस को, उसके चेहरे को, और तुम्हें हमारे टीचर से कंपेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वरना ये तुम्हारा जो सेल्फ स्टीम है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। तभी जिहान की मैनेजर आती है और उससे कहने लगती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, लेकिन इस बार का जो हमारा इवेंट है वो कंप्लीट सक्सेस हो चुका है और नेक्स्ट मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बॉक्स ऑफिस है उसकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो जाएंगी और हमारी मूवी वायरल हो जाए। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि मैं इस बात के लिए पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ और तभी वो हमारे सिंगर के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, एक बात का ख्याल रखना कि जब भी तुम अपने टीचर से नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो मेरी तरफ से उसे हेलो जरूर कह देगा। इनफैक्ट मैं तो उन्हें डायरेक्टली कंपनी में इन्वाइट करना चाहूंगा और मैं डायरेक्ट तुम्हारी कंपनी में जाकर उस बंदे को इन्वाइट करना चाहूंगा अपनी मील के लिए, खुद पर्सनल में जाकर। लेकिन रिसेंटली यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ और मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा बहुत डिले करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जो अपॉलॉजी है, मेरी जो माफी है, तुम अपने टीचर तक जरूर पहुंचा दोगे मेरे बदले में। ये बात सुनने के बाद जिहान की मैनेजर उससे बोलने पड़ती है, डायरेक्टर जुहो जो कंपोजर है तुमने अभी जो मेंशन किया था वो सुहान का टीचर है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो सॉन्ग किंग है? तभी वो डायरेक्टर उसे बताने लगता है मुझे भी अभी इस बात को लेकर मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं, हमें सुनहान से इसके बारे में पूछना होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तभी सुनहान सभी को बताने लगता है कि मेरी जो टीचर है वो इस वक्त सॉन्ग किंग नहीं है, अब भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा है उनकी स्ट्रेंथ का, वो जरूरी सॉन्ग किंग जरूर बन जाएंगे आज नहीं तो कल। यहाँ तक कि जो सॉन्ग किंग है वो ऑर्डिनरी सॉन्ग किंग के मुकाबले में मेरी टीचर और भी ज्यादा बेटर है उनसे। और इतनी तारीफ जब हमारे एमसी की हो रही होती है तो वो काफी तो खुश होता है जानकर। और तभी उस एक्टर का असिस्टेंट मैनेजर उससे बोल पड़ता है मुझे इस बात का उम्मीद है, मुझे इस बात पर भरोसा है कि वो तुम्हारा जो कंपोजर है वो काफी एक्सलेंट होगा, लेकिन सॉन्ग किंग बनने के लिए ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग बात है, तो मुझे सॉन्ग किंग नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जब तुम वापस जाओगे तब तुम अपनी टीचर से बात कर सकते हैं। अगर ये वाकई में इच्छा रखता है तो हमारा जो लुई है वो भी गाना गा सकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो लुई है उसका जो नया गाना डेब्यूट के तौर पर वो सिंगर के तौर पर डेब्यूट करना चाहेगा, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा जो टीचर है वो एक गाना इसे प्रोवाइड करने के बारे में सोचेगा और शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है जिससे कि लुओ की पॉपुलैरिटी है वो फ्यूचर में काफी बढ़ जाएगी। और लुई भी यही कहने लगता है एग्जैक्टली मेरे भी बाकी में बहुत ज्यादा सपना है म्यूजिक की इंडस्ट्री में जाने का, लेकिन अभी तक मैंने सुटेबल सॉन्ग नहीं ढूंढा है मुझे इस तरीके से उस इंडस्ट्री में डेब्यूट करने के लिए। और मैंने जो नोटिस कर लिया है कि तुम्हारे जो टीचर की एबिलिटी है वो वाकई में अच्छी है, तो तुम अपने टीचर से जाकर पूछते क्यों नहीं हो कि मेरे लिए वो एक गाना लिख दे और उसे जाकर जरूर बता देने का जब भी फ्री हो तब मुझे कांटेक्ट कर सकता है। भाई साहब कितना घमंडी होगा ये बंदा, अपने हमारे एमसी को इतना ज्यादा ईगो से बुलाने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद जो सिंगर होता है वो हमारे एमसी की तरफ देखने लगता है तो हमारा एमसी डायरेक्टली अपनी मुंडी लागों से मना कर देता है। तभी हमारा सिंगर उससे कहने लगता है कि वो उनके लिए काफी ज्यादा परेशानी वाली बात हो सकती है। बात रही मेरे टीचर के शेड्यूल के बारे में, लगता है उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा, लेकिन ये जो एक्टर होता है वो इतना घमंडी हो चुका होता है, वो उसमें इतना ईगो आ चुका होता है, वो न जाने अपने आप को क्या समझ रहा है, न जाने कितना ज्यादा फेमस बन चुका है ऐसा सोच रहा है। तो वो उससे कहने लगता है कि अपने टीचर को जाकर मेरा नाम बता देना, मेरा नाम लुई है, मुझे इस बात का भरोसा है कि वो मुझे थोड़ा बहुत तो सम्मान जरूर देगा। लेकिन ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी की भी छटक जाती है, वो भी उसकी मजे लेने के लिए सोचने लगता है और वो डायरेक्टली मना कर देता है, वो भी उसके मुंह पर ही। तभी डायरेक्टर पीछे बोल पड़ता है और उससे कहने लगता है खैर अब हमें सभी मैटर को यहीं पर क्लोज कर देना चाहिए। आज का जो दिन था वो हमारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक था और काफी ज्यादा परेशानी वाले दिन था। अब जबकि हमारे बॉक्स ऑफिस का जब रिजल्ट निकल कर आएगा तब हम लोग एक सेलिब्रेशन जरूर करेंगे, बंकित पार्टी जरूर रखेंगे। और मुझे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट काम याद आ चुका है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा और मैं इस वक्त काफी ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपने आप यहाँ से चले जाओगे। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि मेरा जो मैसेज है और मेरा जो ग्रेटिट्यूड है अपने टीचर तक जरूर पहुंचा देना। तभी जो एक्टर होता है वो जिहान को बुलाता है और उससे कहने लगता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी अर्जेंट नहीं है तो कैसा रहेगा कि तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगी, वो भी एक साथ मिलकर। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि नहीं, मेरे पास अभी भी यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट काम बचे हुए हैं। लेकिन वो बंदा हमारे जिहान के पीछे पड़ जाता है और वो काफी देर क्लोज आने की कोशिश करने लगता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम थोड़ा बहुत तो खा ही सकते हो यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आसपास का जो रेस्टोरेंट है वहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है। और वो अपने मुंह को उसके क्लोज ले जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा एमसी तुरंत आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इसने ऑलरेडी मना कर दिया कि वो तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए नहीं जा सकती और उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती कि एक बार अगर वो मना कर देती है तो। ये बात सुनने के बाद उस एक्टर को गुस्सा आ जाती है और वो हमारे एमसी के हाथ को जोर से झटकाते हुए पीछे फेंक देता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम किससे बात करने में लगे हुए हो? क्या तुम जिहान की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हो जो कि बार बार तुम यहाँ पर टांग अड़ाने के लिए आ जाते हो? तभी जिहान भी पीछे बोल पड़ती है और उससे कहने लगता है कि जी हाँ, हमारा जो लिंक है वो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बात सुनने के बाद वो एक्टर एकदम से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है अच्छा, तो तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वह जिहान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहने लगता है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। तभी एमसी भी उससे कहने लगता है कि ये तो मेरी ड्यूटी थी, ये मेरा
फर्ज बनता है काम करने का। तभी उसकी मैनेजर उसके पास आती है और उससे कहती है कि जियान, मुझे लगता है कि तुम्हें उस सुहान के पास थोड़ा अच्छी तरीके से कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए था और उससे पूछना चाहिए था कि आखिरकार वो हमें उसके टीचर के बारे में इंक्वायर करने में हमारी मदद कर सकता है, क्या वो तुम्हारे लिए कोई गाना लिख सकता है, क्या उसके पास समय है। ये बात सुनने के बाद जिहान उससे कहने लगती है कि मे बी हमें अभी इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने अभी भी ये मेंशन किया था कि उसका जो टीचर है वो इस वक्त काफी ज्यादा बिजी है। तभी उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि जो कंपोजर की एबिलिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन मैं भी इस बात को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार जो गाना इसने लिखा है वो किस तरीके से हमारे पूरी की पूरी मूवी को बदल कर रख देगा और फ्यूचर में ये आखिरकार क्या बवाल मचाता है और कितना ज्यादा पॉपुलर बनता है और आखिरकार ये जो कंपोजर है वो किस तरीके का बंदा है। और तभी वो तीनों की तीनों वैन में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उसकी मैनेजर भी फिर से कहने लगती है वैन में जाने के बाद, लगता है कि आज का जो शेड्यूल है पूरा खत्म हो चुका है, अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा है और कल के शेड्यूल के बारे में बात करें तो हमें एक और अनाउंसमेंट के लिए कल जाना है। तभी जियान कहने लगती है कि ऐसी बात है तो हमें घर पर भी वापस जाना चाहिए और वो हमारे एमसी से कहने लगती है कि अब हमें घर पर जाकर एक हॉटपॉट खाना चाहिए, ज्यादा स्पाइसी नहीं लेकिन उसमें ज्यादातर मीट तो होना ही चाहिए। मुझे लैम्प स्लाइसेस ज्यादा पसंद है और बीफ स्लाइसेस, और मुझे ये चीज डिमांड बताने लगती है अपने बारे में। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। और तभी वे लोग घर पहुंचने के बाद हमारा एमसी उसके लिए डिशेस बनाना तैयार कर देता है और जब वे लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं तो जिहान अपनी सिस्टर सू से पूछने लगती है, क्या तुम हमारे साथ बैठकर यहाँ पर खाना खाना चाहोगे, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी जो उसकी सिस्टर सू है वो मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास अभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा काम करने के लिए है तो मैं इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन इसके बारे में क्या। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है तो तुम जा सकती हो और उस काम को निपटा सकती हो, ये बंदा यहाँ पर रहेगा तो उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और तभी जियान हमारे एमसी से कहने लगती है कि तुम अपने लिए एक बाउल लेकर आ सकते हो और मेरे साथ मिलकर खाना खा सकते हो और मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम एक हॉरर मूवी ढूंढ लो ताकि हम उसे एक साथ देखकर खाना खा सके और एंजॉय कर सकते हैं हम आज के रात को। और तभी वे दोनों को दोनों हॉरर मूवी एंजॉय करने लगते हैं। अब वो पता नहीं भाई इस पोस्टर को देखकर मुझे तो नहीं लगता कि कोई हॉरर मूवी है ये, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिरकार इसका नाम क्या है। और जब वो हमारी जिहान वहाँ पर अपना खाना खाकर एंजॉय कर रही होती है तो हमारा एमसी उसे घूर घूर कर देखने में लगा हुआ था। तभी अचानक से जिहान उससे पूछ पड़ती है, क्या ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। और ये बात सुनकर हमारा एमसी कतई शर्मा जाता है और उससे क्या लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम मूवी के बारे में बात कर रही हो, मैंने सही कहा ना। ये बात सुनने के बाद वो जिहान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए चिल्लाने लगती है और उससे क्या लगती है कि तुम ये कहना चाहती हो कि मैं इतनी ज्यादा गुड लुकिंग नहीं हूँ और मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम वाकई में बहुत गुड लुकिंग हो। ये बात सुनने के बाद जिहान उससे कहने लगती है कि अगर तुमने अभी मुझसे ये रिप्लाई दिया होता कि तुम इतनी ज्यादा गुड लुकिंग नहीं हो, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो, तो शायद ही तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होता और तुम काफी ज्यादा अनलक्की बंदे होते। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता और दोनों को दोनों खाना खाते हुए मूवी को एंजॉय करने में लगे हुए होते हैं। और खाना पीना खाने के बाद हमारा एमसी बर्तन वर्तन धोने के लिए ले जाता है। तभी जिहान उससे कहने लगती है, क्या तुम यहाँ पर क्लीनिंग खत्म करने के बाद अपने घर पर वापस जाने के प्लान करने में लगी हुई हो, तुम चाहो तो तुम जो मेरा ड्राइवर है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो तुम्हें घर पर छोड़ देगा। तभी हमारा एमसी सारे के सारे कचड़े को वहाँ पर लेकर जाने लगता है और तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें मिस फैंग को दिखाया जाता है जिसने हमारे एमसी को कॉल लगाकर कहने में लगी हुई थी, वो भी नहाते समय, जो डायरेक्टर जू ने आज के इवेंट के बारे में बताया जो कि काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। और उन्होंने स्पेशली डायरेक्टर वू को कॉल करके ये कहा था कि वो तुमसे मिलना चाहते थे और तुम्हारा धन्यवाद कहना चाहते थे, तुम्हारा द्वारा लिखा गया गाना वाकई में बहुत औसम था और डायरेक्टर वू ने मुझसे पूछा है तुम्हारी तारीफ करने के लिए। तभी हमारा एमसी टैक्सी को बुलाते हुए उसका रिप्लाई में ये भी कह रहा होता है कि मुझे बस तारीफ करने के लिए मेरी, क्या यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट काम है अलग से। ये बात सुनने के बाद मिस फैंग उससे कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो बोनस है वो तुम तक जरूर पहुंच जाएगा। और तुम्हें सच सच बताऊं तो मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुम अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर तुम बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हो और इवेंचुअली में फेमस होने के बाद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि तुम काफी ज्यादा पैसा बनाने वाले हो और तुम्हें इतना जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि एक बार मैं इनफ पैसा बना लूं उसके बाद मुझे बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं कुछ भी ज्यादा काम नहीं करने वाला और चिल मार के अपनी जिंदगी को काटूंगा। तभी मिस फैंग उससे कहने लगती है कि जो रूकी कंटेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है और मैंने डायरेक्टर वू को इस बारे में मेंशन किया है, तुम्हारे अंडर में जो 2 सिंगर्स काम करने में लगे हुए हैं वो उसे मैंने रिकमेंड किया है उन 2 सिंगर्स को उनको, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो डायरेक्टर है वो उनके लिए कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन हमारी जो ऑपरेशन टीम है उन्होंने अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया एक डेफिनेट रेस्पॉन्स अभी तक। और मुझे इस बात का फीलिंग जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ेगा आज की रात में। जो डायरेक्टर वो है वो हमें एक मील ट्रीट करने वाले हैं तो मैं वहां पर जाने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो लोग मेरी रिक्वेस्ट को मान लेंगे। और अगर हम वाकई में इस चीज को सक्सेसफुली नहीं कर पाते हैं तो इस चीज को दिल पर मत ले लेना, आखिरकार वो जो 2 सिंगर्स हैं वो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं, जब समय आएगा तब पता चल ही जाएगा। और तुम ये भी समझ जाओ कि जो इशू होने वाला है वो तुमसे कोई भी रिलेटेड नहीं है बल्कि मैं सिंगर से रिलेटेड होगा और तुम्हें ये बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं पड़े। वैसे मैं तुमसे एक बात पूछना तो भूल ही गई थी, तुम्हारा जो नई जॉब थी आज का जो पहला दिन था वो कैसा रहा। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि वो जगह वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो अच्छी तरीके से पे भी करते हैं, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और तभी उसके पास कोई आ जाता है और उसको देखकर वो कहने लगता है कोई यहाँ पर आ चुका है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और जैसे ही हमारा एमसी दरवाजा खोलता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस सुन होती है, वही इसकी लैंडलेडी लैंडलॉर्ड। और वहाँ पर आने के बाद उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ पर वैसे भी कुछ कोला खरीदने के लिए जाने वाली थी लेकिन मैंने सोचा तुम यहाँ पर वापस आ चुकी हो तो मैं तुमसे पूछने के लिए आ गई कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत कोला मौजूद है ताकि मुझे डाउन स्टेयर में या फिर नीचे ना जाना पड़े, क्योंकि जो टॉप माले पर रहती है
अगर नीचे जाएगी सीढ़ियों से तो काफी ज्यादा थक जाएगी, इसीलिए। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ मेरे पास कुछ मौजूद है, तुम अंदर आकर उसे ले सकती हो। उसके बाद वह मिस सुन कोला पीने लगती है और उसे पीने के बाद कहने लगती है कि ये चीज हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं है, लेकिन मजा आ जाता है पी के। और तभी एमसी कहने लगता है कि एक बार इसे पी लो तो दोबारा इसको पीने का मन नहीं करता, थोड़ा सा खराब टेस्ट हो जाता है ना, इसलिए। तो तभी बैठ जाती है और उससे पूछने लगती है कि आज का तुम पहला वर्क का दिन तुम्हारा कैसा गया, क्या जीहान ने तुम्हें परेशान किया था? लेकिन हमारा एमसी से मना करते उससे कहने लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक गया। तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि जबकि अब मैंने तुम्हें रिकमेंड किया तो बेटर है कि तुम अच्छी तरीके से काम करो, मेरी बेइज्जती ना करवाओ। इसी तरीके से रात हो जाती है और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। एक अजीब तरीके की ड्रेस में वहां पर आई होती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा शॉकिंग होती है और उससे काफी सरप्राइज होते है। उससे पूछ लगता है कि मिस सुन आखिरकार उतनी सुबह सुबह आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मिस सुन उससे कहने लगती है कि तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, मैं यहाँ पर मॉर्निंग में आई हूँ तुम्हारे पास, क्या तुम ये देख नहीं सकती? मैं तो अपने 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 कपड़े भी बदल लिए और तुम सोचने में लगी हुई हो कि मैं तुम्हारे साथ रात में यहाँ पर रुकी थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मुझे मॉर्निंग की जो जॉगिंग है वहाँ पर मुझे ज्वाइन करो जाने के लिए। तभी हमारा एमसी घबराते उससे कहने लगता है कि मैं आपको आज ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड के पास जाना होगा काम करने के लिए। क्या तुम ये आज भूल गई हो? और ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा निराश हो जाती है और काफी ज्यादा बहुत ज्यादा क्यूट से गुस्सा बनाने लगती है। और तभी हमारा एमसी एक बस में जाने लगता है। जिस बस में वो जाने लगता है तभी वहाँ पर दो लड़कियां उसके पीछे बैठकर आराम से बातें कर रही होती है और कह रही होती है, क्या तुमने कल जो फिल्म सिटी में जो इवेंट हुआ था कल के दिन पर, क्या तुमने उसको देखा? और वो दूसरी लड़की कहती है हाँ बिल्कुल देखा। जहाँ पर वो एक लड़की कह रही होती है जीमान सी जो जुआ सीमान थी वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं भी उसकी तरह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती। तो तभी वो लड़की उससे कह रही होती है कि इंडीड, ये बात तो सच। वैसे एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो नया गाना वहाँ पर आया था कल के दिन में जो रिलीज हुआ था, वो गाना मैं ढंग से सुन नहीं पाई, क्योंकि मैं वहाँ पर लेट पहुंची। अभी तक मैं उस गाने का नाम भी नहीं जानती हूँ, ये काफी ज्यादा शर्म वाली बात। ये बात सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उससे कह रही होती है कि तुम्हें इतना रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सुना है कि उसका जो गाना है वो एक मूवी के लिए बना हुआ था, हम लोग उस मूवी को देखने के लिए जा सकते हैं एक साथ। और जब हम उस मूवी को देखने के लिए जाएंगे तब हम उस गाने के बारे में पता तो चल ही जाएगा। और जब हमारा हेमजी जियान के घर पर जाता है काम करने के लिए या फिर जॉब के लिए, तभी उसकी मैनेजर उसे दिखाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए उससे कहने में लगी हुई होती है कि आखिरकार तुम इतना लेट क्यों आए हो आज? ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मोबाइल निकालता है और उससे कहने लगता है कि ये अभी भी सुबह सुबह हुई है और अभी तक यहाँ पर 9 o'clock नहीं हुआ है। ये बात सुनने के बाद उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि तुम कहना चाहती हो कि तुम जल्दी आ चुके हो, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है कि जो जियान है वो एक दूसरी जगह पर जाने वाली है? और उस पर गुस्सा करने लगती है। और जब उस पर गुस्सा कर रही होती है तभी जियान हमारे एमसी को ऊपर बुलाती है और उससे कहने लगती है कि लिन के तुम ऊपर आ सकते हो और मेरी मदद करो ये सफाई करने में। तभी एमसी कहने लगता है कि मैं अभी ऊपर आता हूँ। तभी जिहान के पास जैसे एमसी पहुंच जाता है तो जिहान उससे कहने लगती है कि आज मुझे हांगजू की तरफ जाना होगा एक अनाउंसमेंट के लिए, और उसके बाद मुझे इवनिंग के समय पर एक कंसर्ट में जाना होगा, क्या तुम यहाँ पर रुकोगे या फिर मेरे साथ चलोगे? अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है वैसे। तभी एमसी उससे कहने लगता है नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ये बात सुनने के बाद जियन काफी खुश हो जाती है और उससे कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी हुई, अगर ऐसी बात है तो ये सारे के सारे आइटम जहाँ पर जितने भी मौजूद है सारे के सारे आइटम्स को कार में रखने में मेरी मदद करो। और जैसे दोनों को दोनों बाहर आने लगते हैं तभी जो मैनेजर होती है वो किसी से बातें करते हुए कहने में लगी हुई थी कि डायरेक्टर जो वो वाकई में काफी ज्यादा फैंटास्टिक न्यूज है और हमारी जो जियान है वो यहाँ पर आ चुकी है, आप जाकर उससे पर्सनली शेयर क्यों नहीं करते इस गुड न्यूज के बारे में? तभी डायरेक्टर कहने लगता है कि मुझे एक काम है, बाद में बात करते हैं। तभी वो कहने लगती है कि डायरेक्टर जुओ आप अपना काम जाकर कर सकते हो। और तभी वो जिहान को बताने लगती है कि डायरेक्टर जुओ ने हमें फोन कॉल कर ये बताया था कि जो बॉक्स ऑफिस है वो ऑलरेडी 50 मिलियन तक एक दिन के अंदर अंदर रीच कर चुकी है, जो कि काफी अच्छा रिजल्ट रहा। जो डायरेक्टर जुओ है उन्होंने हमसे कहा है गुड न्यूज तुम्हें बताने के लिए, हमें तुम्हें इस फोन को देने ही वाली थी, लेकिन डायरेक्टर जुओ ने कहा कि वो तुम्हारे साथ बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा उनके एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है और एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, इसलिए उन्होंने उसको काट दिया। और तभी अचानक से हमारे एमसी का मोबाइल बजने लगता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हमारा एमसी तो समझ चुका है कि आखिरकार ये कॉल किसका हो सकता है। और जैसे वो दोनों के दोनों इस कॉल की आवाज को सुनती है तो वो काफी शॉक हो जाती है और हमारा एमसी अपने कॉल को उठाकर पिकअप करके एक साइड में जाने लगता है, जिसको सुन देखने के बाद जो इसकी असिस्टेंट होती है मैनेजर होती है वो उसको देखकर कहने लगती है कि जरा एक मिनट को, अभी अभी जो डायरेक्टर जो है उन्होंने कहा था कि वो एक इंपोर्टेंट कॉल करना चाहते हैं। और तभी उसके बाद लिनके के पास एक कॉल उसका जो फोन है वो बजना स्टार्ट हो गया। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि ये बात एक कोइंसिडेंस हो सकता है और कुछ भी नहीं। तभी हमारा एमसी अपने कॉल को उठाने के बाद उससे कहने लगता है हेलो कौन बोल रहा है? तभी पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं, वो ही डायरेक्टर होता है और वो कहने लगता है हंसते हुए हेलो बिग कंपोजर, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट होने में लगे हो डायरेक्टर जू, तुम मुझे बिग कंपोजर कह रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज लग रहा है, अजीब लग रहा है। तभी डायरेक्टर उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स सी बात है, शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि कल क्या हुआ था, लेकिन अगर ये तुम्हारे सॉन्ग के कारण नहीं होता तो हमारा इवेंट की तो ऐसी तैसी लग गई होती और वो कंप्लीटली डिजास्टर होता हमारे लिए।
तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जो गाना था वो वाकई में काफी ज्यादा अच्छा था, मुझे इस बात का खुशी हुई कि ये चीज से आपको काफी ज्यादा मदद मिली। ये बात सुनने के बाद डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट हो रहे हो, अगर तुम इस गाने के बारे में काफी ज्यादा सिर्फ कोई स्टंग कह रहे मतलब कुड कुड कह रहे हो, कब थोड़ा सा अच्छा कह रहे हो, तो मैं ये कह भी नहीं सकता कि आखिरकार तुम्हारी जो सॉन्ग इंडस्ट्री में पूरी की पूरी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उसमें किसी गाने को एक्सलेंट भी कहा जा सकता है। तभी वो कहने लगता है कि ये वाकई में शर्म वाली बात है कि हम लोग फेस टू फेस नहीं मिले उस मीटिंग के दौरान, वरना मैं वाकई में तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट देता, और मैंने ऑलरेडी टेंसेंट म्यूजिक को कॉन्टेक्ट कर लिया है अपनी तरफ से, और ये जो गाना है वो जल्दी टेंसेंट म्यूजिक पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और एक और चीज कहना चाहता था, एक बार जो बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट सामने आ जाएगा, मूवी की जो फाइनलाइज हो जाएगी, तो हम लोग एक पार्टी रखने वाले हैं सेलिब्रेट करने के लिए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस पार्टी को ज्वाइन कर पाओगे? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि इस समय पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आई मीन उस बात को लेकर मैं ज्यादा श्योर नहीं हूँ। तभी वो डायरेक्टर उससे कहने लगता है कि ठीक है, जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट कर लूंगा एक बार, फिर तुम मुझे बता सकते हो। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए, तुम्हारा सॉन्ग तो वाकई बहुत आउटस्टैंडिंग था। एक और बात मैं कहना भूल गया तुमसे, आज का जो मूवी का रिव्यू है वो शायद बाहर आ रहा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ सभी के सभी लोग सभी के रिव्यू में तुम्हारे गाने के बारे में बात कर ही रहे होंगे, और जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम जाकर उसे चेकआउट जरूर कर लेना। तभी नेक्स्ट सीन में उन तीनों को एक कार में बैठते हुए दिखाया जाता है, जहां पर जिहान की मैनेजर उससे पूछ लगते कि आखिरकार तुम किससे बातें करने में लगे हुए थे, मैंने सुना है कि जो डायरेक्टर जुहो तुमसे कॉल कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ, मैं डायरेक्टर जुहो फेंगचिंग से ही बात करने में लगा था अपने कॉल पर। ये बात सुनने के बाद वो काफी शौक हो जाती है, उससे कहने लगती है कि तुमने अभी भी क्या कहा? मैंने अभी अभी तो डायरेक्टर जुहो से कॉल करके खत्म किया था, आखिरकार वो तुम्हें कॉल क्यों कर सकते हैं? और तो और मैंने डायरेक्टर जुहो को नहीं देखा कि तुम्हें रिकॉग्नाइज कर पाए वो कल के समय पर, तो मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम जो भी कहो फ्यूचर में वो तुम सावधान रहो कहने के लिए, तुम इस तरीके से यहाँ पर बकवास नहीं कर सकते, तुम्हें पता भी क्या कर तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारे शब्द कितना डिजास्टर मचा सकते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसकी मैनेजर चिल्लाती है और कहने लगती है कि जी हाँ, मुझे पता है कि ये तुम्हारा जो फ्रेंड है उसके द्वारा इसे भेजा गया है, और ये हाई क्वालिटी का असिस्टेंट रिसोर्सेज है। कैसा लगा कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट के लिए एक दूसरे बंदे को ढूंढ जो कि तुम्हारे लिए सच में काम आ सके। ये जो लिन के है वो वाकई में यहाँ पर बकवास करने की कोशिश करने में लगा हुआ है, वो भी तुम्हारे सामने है। किसे पता कि ये फ्यूचर में तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा परेशानियां खड़ी कर दे। ये बेटर रहेगा कि हम लोग इसे रिप्लेस कर दे, और ये भी बेटर रहेगा कि हम लोग एक फीमेल असिस्टेंट को हायर कर ले तुम्हारे लिए। इस तरीके से तुम्हारे खिलाफ जितने भी अनफेवरेबल रिमर्स घूमने में लगे हुए हैं, हम उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कहने लगते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा बेटर है। और सिस्टर जू, मैं तुम्हें ये पहली बात बता देती हूँ फिर से कि इस बंदे को मेरे क्लोज फ्रेंड के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और मुझे भी लगता है पर्सनली कि ये बंदा काफी ज्यादा अच्छा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस मैटर के बारे में फ्यूचर में कभी भी नहीं बात करो, और ये मैंने डिसाइड किया इसे हायर करने के बारे में। ये बात सुनने के बाद उसकी सिस्टर जू उससे कहने लगती है कि मैं समझ चुकी हूँ, मैं इसके बारे में कभी भी दोबारा मेंशन नहीं करूंगी। और तभी जिहान अपना मोबाइल चेक करने लगती है और उसको देखकर कहने लगती है कि ये तो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है कि यहाँ पर कितने तरह रिव्यूज मिल चुके हैं, वो भी इतनी ज्यादा जल्दी। तभी उसके मैनेजर उससे पूछ लगती है कि आखिरकार इस मूवी के जो रिव्यूज है वो क्या कहते हैं। यहाँ पर लगता है कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स के बारे में तारीफ करने में लगे हुए होंगे, जरा मुझे भी तो देखने दो। और जैसे ही सभी के सभी लोग रिव्यूज को पढ़ना चालू करते हैं, तो गाइस मैं पूरा तो पढ़ के नहीं दिखाऊंगा वरना लॉन्ग हो जाएगी वीडियो और मतलब बोर हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट में बता देता चाहता हूँ कि जितने भी रिव्यूज आ रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि मूवी तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन काफी ज्यादा स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं इतना उसका गाना था। उसका जो थीम सॉन्ग है वो दोज ईयर, वो वाकई में बहुत ज्यादा औसम गाना है। अगर ये गाना नहीं होता तो ये मूवी है वो एक मिडकोर मूवी बनकर रह जाती है, लेकिन इस गाने के कारण ये मूवी काफी फेमस हो गई। और जब इस तरीके का जो रिव्यू वो पढ़ती है तो काफी शौक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार सभी के सभी लोग उस दोज ईयर सॉन्ग के बारे में मेंशन क्यों करने में लगे हुए हैं। क्लियरली देखा जाए तो तुम इस मूवी की फीमेल लीड हो। ये बात सुनने के बाद जिहान भी कहने लगती है कि ये कोई मेंशन करने वाली बात नहीं, लेकिन जो सॉन्ग था वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा था, इस बात को तो मैं भी मना नहीं करूंगी। तभी वहां पर वो मैनेजर कुछ देखते हुए उससे कहने लगते है ये बात तो सच है, मैंने वाकई में इसको पढ़ने के बाद ये समझ चुकी हूँ कि आजकल के जितने भी लोग हैं वो सॉन्ग के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं ना कि मूवी के कंटेंट के बारे में। मैं तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि एक सॉन्ग में इतनी ज्यादा एनर्जी हो सकती है। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक गाना नहीं है जो कि उसके अंदर एनर्जी थी, बल्कि वह सॉन्ग एक ऐसा सॉन्ग है जो कि कई सारे लोगों की इनर स्टोरीज के बारे में हम सभी को बताता है, और वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही होती है इसको कहते हुए। और तभी वो कहने लगते हैं कि जब भी मेरे पास कभी भी फ्री टाइम होगा मैं डेफिनेटली उस बंदे को इन्वाइट जरूर करूंगी जिसने उस गाने को लिखा है, लेकिन यहाँ पर इसको लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। इसकी ये बात सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसको देखकर कहने लगता है कि मैं कभी भी इससे मिलने के लिए नहीं जाने वाला, ये भले ही कितना भी इन्वाइट कर ले मैं नहीं जा रहा। भाई साहब का तो मजा आ गया ये बात सुनने के बाद। और इस तरीके से वो हंगजियो सिटी पर पहुंच जाते हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारी जो हीरोइन होती है आई मीन जिहान होती है वो यहाँ पर अपना मेकअप करने में लगी हुई होती है। तभी उसकी असिस्टेंट मैनेजर बाहर जाती है और उससे कहने लगती है कि जिहान मैं बाहर जाने में लगी हुई हूँ और मैं देखकर आती हूँ कि आखिरकार किस तरीके से होस्ट किया जा रहा है इस इवेंट को, और उसके बाद तुम अपने इस इंटरव्यू स्क्रिप्ट पर जरा नजर मार लेना और तैयार रहना। तभी वो कहने लगती है कि जी हाँ मैं तैयार रहूंगी। तभी वो हमारे एमसी से पूछने लगती है क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बोर महसूस हो रहा है? तभी एमसी कहने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर रिलैक्स कर बैठा हुआ हूँ।
और जब इतना सब चल ही रहा होता है तभी वो एक बंदा आता है चश्मुद्दीन और कहने लगता है कि जीहान तो तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो फाइनली। इसको देखकर जीहान काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि जुओ जुआन अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुनने के बाद चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हुआ हूँ और तो और मैं ही वो बंदा हूँ जिसने इस शो को ऑर्गेनाइज किया है, क्या तुम्हें पता नहीं इस बारे में। तभी उस बंदे की नजर हमारे एमसी पर जाती है तो उसको देखकर कहने लगता है कि जरा एक मिनट रुको, तुम कौन हो। तभी हमारा एमसी अपना इंट्रोड्यूस करवाता है और कहने लगता है कि मेरा नाम लिनके है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पूछना चाहता था, मैं तुमसे पूछना चाहता था। तभी हमारा एमसी बीच में उसकी बात काटता है और उससे कहने लगता है कि मैं इसका असिस्टेंट हूँ। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन हमारे एमसी की बेइज्जती करता है और उससे कहने लगता है ओ तो तुम बस एक छोटे से असिस्टेंट हो जीहान, आखिरकार तुम्हारा जो असिस्टेंट है वो एक मेल असिस्टेंट क्यों है। ये शायद कोई एक अच्छा आइडिया नहीं रहेगा, वरना मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ एक नया असिस्टेंट ढूंढने में, वरना अगर दूसरे लोगों को तुम्हारे इस बारे में पता चल गया तो शायद यहाँ पर कई सारे ऐसे गॉसिप्स फैल जाएंगे, रूमर्स फैल जाएंगे तुम्हारे बारे में जो कि तुम्हारे लिए अच्छे नहीं रहेंगे और तुम्हारी रेपुटेशन को भी चोट पहुंचा सकते हैं ये रूमर्स। और वो हमारी जीहान के पास जाने लगता है। ये बात सुनते हुए जीहान उससे कहने लगते है कि तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसा बंदा है जिसे मेरे द्वारा खुद चूज किया गया है। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन के जवाब में उससे कहने लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा अपसेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो बस कैजुअली इस बात को मेंशन किया था। और वो बंदा हमारे एमसी को बाहर भगाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं जीहान के साथ प्राइवेटली बात करना चाहता हूँ, तो प्लीज क्या तुम अनरिलेटेड पीपल को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम मेरी सैलरी को पे करते हो। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी सैलरी को पे क्यों करूंगा। तभी एमसी भी उससे कहने लगता है कि अगर तुम मेरे सैलरी को पे नहीं कर सकते हो तो आखिरकार मैं तुम्हारी बात को क्यों सुनूं। तभी चश्मुद्दीन की सड़क जाती है और वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे इस तरीके से बातें क्यों करने में लगी हुई हो, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी भी मजे लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। ये बात सुनने के बाद वो चश्मुद्दीन कहने लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार तुम हो कौन। तभी एमसी मजे लेते उससे कहने लगता है कि तो आखिरकार मुझे भी क्यों फर्क पड़ने लगा कि आखिरकार तुम कौन हो। यहाँ पर हमारा एमसी जैसे कि तैसा देने में लगा हुआ होता है, जिसको देखकर चश्मुद्दीन को काफी पारा काफी बढ़ चुका होता है, उसे गुस्सा आने लगती है। तभी वो गुस्सा खरीद रहा होता है तभी जीहान बीच में टोकती है, उससे कहने लगती है कि जुओ जियान मेरा जो इंटरव्यू है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे मेकअप का जो और मेरी प्रिपरेशन उसके तैयारी में बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये बात सुनने के बाद चश्मुद्दीन कहने लगता है कि ठीक है मैं यहाँ से पहले जाता हूँ और हम लोग वापस इस बारे में बात कर सकते हैं इंटरव्यू जब फिनिश हो जाएगा तुम्हारा। और बात रही तुम्हारे बारे में, तुम्हारा नाम लिनके है, बिल्कुल सही, का मैं तुम्हें याद रखूंगा। और वो गुस्सा करते हुए वहां से चला जाता है। तभी जीहान हमारे एमसी से पूछने लगती है क्या तुम्हें अभी यहाँ पर डर लगने में लगा हुआ था। तभी एमसी से कहने लगता है कि आखिरकार मुझे इससे क्यों डर लगेगा। तभी जीहान भी काफी खुश होती है और एक्साइटमेंट से भर जाती है और उससे कहने लगती है ऑफ कोर्स सी बात है, आखिरकार तुम्हें क्यों डर लगा, अगर इस बंदे ने फोर्स इस्तेमाल करने की कोशिश की तो तुम भी तो पावरफुल हो। तभी हमारा एमसी उसे रिप्लाई देते हैं, उससे कहने लगता है कि इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो सिर्फ अच्छा सूट और लेदर शूज पहनकर खुद को अपने आप को न जाने इलाइट और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन समझने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि वो उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन असलियत में उनके पास इतनी ज्यादा हिम्मत भी नहीं कि वो मुझसे फाइट कर सके। ये बात सुनने के बाद जीहान उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हो कि आखिरकार इसकी आइडेंटिटी क्या है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं हूँ, यही मेरे लिए काफी होगा कि मैं तुम्हें जानता और एनीवे देखा जाए तो मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और जब मैं इन मैटर से संभलता हूँ जब पर निपटता हूँ मैं तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखूंगा और उसके हिसाब से एक्टिंग करूंगा। जहाँ पर वो इवेंट स्टार्ट होने लगता है वो अनाउंस करता है कि आप सभी का स्वागत करते हैं, जीहान यहाँ पर आ चुकी है आप सभी के लिए और मैं यहाँ पर उन सभी के लिए आप सभी के लिए ताली बजाने के लिए कहूंगा आप सभी से इसके लिए। और इतना सब करने के बाद इवेंट खत्म हो जाता है 1 सेकंड में और वो कह रही होती है जीहान उसको देखने के बाद तुमको ज्यादा ही जल्दबाजी करने में लगी हुई है, क्या हमें बाहर जाकर कुछ खा लेना चाहिए। तभी उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, एक बार इस शो को खत्म होने दो और ये शो एक बार एयर हो जाएगा मतलब टीवी पर आ जाएगा, तुम्हारी जो पॉपुलरिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी मूवी की जो साइड है वो भी, क्योंकि जो बॉक्स ऑफिस है उसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आने में लगा हुआ है और काफी लोग तो तुम्हारी स्किल्स को रिकॉग्नाइज भी करने में लगे हुए हैं, तुम्हारा फ्यूचर वाकई में काफी स्मूथ होने वाला है। वैसे एक बात बताऊं, ये काफी एसेंशियल है कि तुम आज का जो इवेंट है उसे अटेंड करो, क्योंकि ज्यादातर जो अटेंड करने वाले हैं इस तरह इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं जो कि म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करते हैं। भले ही अभी तक तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में अभी तक एंटर नहीं की हो, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी चीज होगी अगर तुम ज्यादा लोगों को जानोगी तो। तभी वहां पर वो चश्मुद्दीन वापस से हमारे एमसी और हमारे इस जीहान को परेशान करने के लिए आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जीहान चलो मैं तुम्हें कुछ सिंपल मील के लिए लेकर जाता हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कंसर्ट में चलूँ, क्योंकि इस इवेंट में सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं बल्कि मैं डीन्स भी मौजूद है जीहान के, मोयन और यांगयन, यहाँ तक कि यहाँ इंटरनेशनल रिनोवेट पियानो मास्टर यांग त्यानजू भी यहाँ पर आने वाले हैं। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं उसी बुड्ढे की बात कर रहा है जिसे हमारे एमसी ने एक नोट्स दिए थे पियानो के लिए। ये बात सुनने के बाद उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है जीहान की ये तो काफी अच्छी चीज आई, अब यहाँ पर मिस्टर जू खुद आ चुके हैं तो जीहान आखिरकार तुम इनके ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती हो। लेकिन हमारी जीहान बिल्कुल भी इसके मूड में नहीं होती है एक्सेप्ट करने के। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि सिस्टर डू मैं ऑलरेडी इस जीहान के साथ मिल चुका हूँ बैक स्टेज पर। तभी वो और ज्यादा क्लोज आती है, उससे कहने लगती है ओ मैं उस समय पर शायद बहुत ज्यादा बिजी होंगी
तो शायद मैंने उस समय पर तुम्हें इसलिए नहीं देखा होगा। और वो कहने लगती कि जिहान मिस्टर जुहो तुम्हें इनवाइट करने में लगे हुए डिनर के लिए, तो कैसा लगा कि तुम उसके साथ जाओ और डिनर कर आओ। तभी वो चश्मुद्दीन उससे कहने लगता कि ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक सिंपल मील है, और तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान नहीं है इस तरह के कंसर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और तुम्हें भी ये बात पता ही होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग जो कि इस कंसर्ट में आने वाले हैं, और कितने ज्यादा लोग इस कंसर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। लेकिन वहां पर जाने के बाद मैं कुछ प्रोफेसर्स के साथ बात भी करने वाला हूँ जो कि म्यूजिक स्किल चलाते हैं, और वो तुम्हारे लिए भी शायद मदद कर सके, और शायद मेरे पास और तुम्हारे पास ये मौका भी मिल जाए कि हम लोग मिस्टर यांग त्यानजू के साथ क्लोजअप एनकाउंटर कर सके। सो जिहान, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे इस सिंपल मील पर? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई बड़ी परेशानी होने वाली है। तभी उसकी मैनेजर उसे बहुत ज्यादा फोर्स करने लगती है, उससे कहने लगती है कि जिहान तुम्हें जाना चाहिए, ये बस एक सिंपल मील है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर इसे मौका मिला ना तो हमारे जिहान को बेचकर खा जाएगी ये, और जिहान अंत में आकर मान जाती है। तभी वो हमारे एमसी से कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो तुम जाकर शीशा जू के साथ कुछ खाकर आ सकते हो। तभी वो जो चश्मुद्दीन होता है वो हमारे एमसी को जलाने की कोशिश करने लगता है, और उससे क्या लगता है कि तुमने देखा, अगर मैं चाहूँ तो मैं जिहान को कभी भी डिनर में इन्वाइट कर सकता हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई कि तुम्हारी पोजीशन के बारे में क्लियर, और तुम यहाँ पर मेरे साथ परेशानी ना खड़ी करो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, वरना तुम यहाँ पर अपनी जॉब जरूर खो दोगे, तुम कभी भी असिस्टेंट बनने के लायक नहीं बचोगे। ये बात सुनने के बाद उसकी जो असिस्टेंट मैनेजर होती है जिहान की, वो उससे कहने लगती है कि तुम्हारी कोई परेशानी या फिर तुम्हारी कोई दुश्मनी वगैरह है क्या उस मिस्टर जुहो के साथ। तभी जिहान उस मिस्टर जुहो जानी इस चश्मुद्दीन के साथ वहां पर जाने लगती है, और हमारा एमसी कुछ भी नहीं कर पाता। तभी ये मैनेजर उससे कहने लगती है कि ये बात तो सही है कि जो मिस्टर जू है वो वाकई में इन एप्रोप्रिएट थॉट्स हैं उनके अंदर जिहान को लेकर, काफी ज्यादा अच्छे सोच नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए बेटर है कि तुम उस बंदे को ड्रेसिंग रूम में रोक दिया था, काफी अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हें थोड़ा बहुत तो फेस उसे देना होगा, आफ्टर ऑल इसके पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े कनेक्शन जो मौजूद है। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है कि आखिरकार ये बंदा करता क्या है। तभी वो मैनेजर उसे बताने लगते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार ये बंदा क्या करता है, तो हमें ये बात जानने की जरूरत है कि जो डायरेक्टर है ना वो भी हैंगशेंग टीवी स्टेशन का, वो इसके ग्रैंडफादर के स्टूडेंट्स है, और इसका जो ग्रैंडफादर है वो वाइस प्रेसिडेंट है जी जियांग कंजर्वेटरी म्यूजिक इंडस्ट्री का, आई मीन कंपनी का। और फ्यूचर में जो जियान है वो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा म्यूजिक इंडस्ट्री में जाने के लिए, और उस समय पर शायद जियान को वाकई में जरूरत पड़ेगी इन सभी के लिए, इस मौके का फायदा उठाने के लिए, और किसी भी कंसिडरेबल अमाउंट रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और इस समय इसे एक्सपीरियंस हासिल करने की काफी ज्यादा जरूरत है। खैर मैं ये सब तुम्हें क्यों बताने में लगी हुई हूँ, खैर मैं भी काफी ज्यादा हंगरी हूँ, मैं जाती हूँ कुछ खाना खाने के लिए, तुम भी चल सकती हो। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि जो यांग त्यानजू है वो वाकई में इतना फेमस है क्या। तभी उसे बताने लगते हैं कि तुमने वाकई में यांग त्यानजू के बारे में नहीं सुना। और तभी हमें इस बुड्ढे के बारे में बताया जाता है, और कहने लगता है कि ये एक इंटरनेशनल रेनोवेट पियानो मास्टर है, और इसने कई सारे फर्स्ट पियानिस्ट हमारी इस कंट्री का है जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर जाकर बजाया है पियानो, और ये पहला ऐसा विनर था जिसने इंटरनेशनल गोल्डन पियानो अवार्ड को भी जीता था। तुम जैसे जवान लोग, यंग लोग, भले ही तुम लोगों ने कभी भी पियानो को नहीं बजाया, लेकिन तुम्हें इस तरीके से छोटी मोटी बातें तो पता रहना चाहिए थी कम से कम। खैर इस बारे में भूल जाओ, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछूंगी, और मुझसे फालतू की बकवास करना बंद करो, अब चलो कुछ खाते हैं। तभी हमारे एमसी को किसी का कॉल आता है, यहाँ पर कोई उससे पूछने में लगा हुआ होता है कि हेलो यंग फ्रेंड, क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मैं याद होऊंगा अभी। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है, क्या तुम वही पियानो लवर हो जिसने मुझसे इस शीट पीस के बारे में पूछा, आई मीन उस नोट्स के बारे में पूछा था उस समय पर। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है कि जी हाँ मैं वही हूँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये काफी अच्छी बात हुई कि आपको ये पियानो लेबर अभी भी याद है। तभी एमसी उससे पूछ लगता है क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत हो। तभी बुड्ढा उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यंग फ्रेंड, मैं यहाँ पर एक स्मॉल इवेंट में जाना चाहता हूँ, और मुझे वहाँ पर एक सिंपल पीस बजाने की जरूरत है, और मैं उस आपके द्वारा दिए गए उस पीस को बजाना चाहता हूँ। तो यंग फ्रेंड, तो मैं इसके लिए आपसी परमिशन लेना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या चलेगा ये चीज। और ये सारी की सारी सिचुएशन जब ये होने में लगी हुई होती है तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो भी ये सारी की सारी बातें सुनने में लगी हुई होती है, और काफी ज्यादा शौक होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन हमारा एमसी तुरंत उसे परमिशन दे देता है, उससे कहने लगता है कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आखिरकार मैंने इस पीस को लिखा ही इसलिए था ताकि इसे बजाया जा सके और लोग इसे सुन सके, अगर मैं इसे बजाने नहीं दूंगा तो आखिरकार इसका जो मीनिंग है वो खत्म हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो दद्दू उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तुम्हें वाकई में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, और मैं इस समय पर सिटी में मौजूद आई मीन अपनी जगह से बाहर, जब भी मेरे पास मौका होगा तो मैं तुम्हें ड्रिंक्स के लिए जरूर ट्रीट करूंगा। और अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और वो सिस्टर जू वहाँ पर डिनर करने में लगी होती है, तभी वहाँ पर जिहान का मैसेज आता है और अपने लोकेशन के बारे में उसे बताने लगती है और कहने लगती है कि तुम मुझे यहाँ पर आजा लेने के लिए। ये देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों आपस में लंच वगैरह करने में लगे होते हैं। तभी चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है कि जिहान, क्या तुम जो मैं तुम्हें ऑफर देने में लगा हुआ हूँ, क्या तुम उस ऑफर को नहीं मानोगी। अगर तुम मेरे ऑफर को लेकर मान जाती हो तो मैं तुम्हें ये गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा जो फ्यूचर है और तुम्हें मिस्टर यांग त्यानजू से मिलने का जो मौका है मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि नहीं, मैं इस इवेंट को बस वैसे ही एंजॉय करूंगी और जब ये इवेंट स्टार्ट होगा तब मैं तुमसे जाकर मिलूंगी, अब मुझे चलना चाहिए।
और अब मैं यहाँ से जाकर थोड़ा बहुत आराम करती हूँ। और इस मौके का फायदा उठाते हुए बंदा हमारी जिहान का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही वो जिहान का हाथ पकड़ता है तो हमारा एमसी बीच में आकर उसके हाथ को उससे हटा देता है, जिसको देखकर वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर रहे हो। तभी एमसी कहने लगता है कि जिहान को रेस्ट की जरूरत है। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि ऑल राइट जिहान, तुम यहाँ पर आराम कर सकती हो, हम इस मैटर के बारे में, इवेंट के बारे में बाद में बात कर सकते हैं और इस समय के दौरान तुम भी इस मौके का फायदा उठा सकती हो और मैंने जो ऑफर दिया है तुम इसके बारे में सोच सकती हो। और तुम्हारे बारे में तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि तुमने अभी भी जो भी मुझसे कहा है उसके बारे में। तभी नेक्स्ट सीन में हमें वैन का सीन दिखाया जाता है। तभी उसके मैनेजर उससे कहने में लगी होती है कि तुम्हारी परेशानी क्या है, तुम्हारे साथ ये सब हो गया क्या, ये मिस्टर जू है उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया। ये बात सुनने के बाद जिहान उससे कहने लगती है कि वो बंदा मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता था आज रात को, वरना वो कभी भी मुझे किसी के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा। इससे पता चलता है कि जिहान का फायदा उठाना चाहता है इसके ड्रिंक में कुछ, मतलब ज्यादातर स्टोरी में यही होता है ना, कुछ मिलाकर इसके साथ गलत काम करके इसे फंसाने का, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह, उसके इंटेंशन से समझ जाती है। ये बात सुनने के बाद वो मैनेजर उससे कहने लगते कि आखिरकार तुमने उसके बाद क्या कहा। तभी जिहान उससे कहने लगती कि मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन ये जो मैनेजर है वो काफी एक नंबर की, भाई क्या ही बोलूं, इसको मौका मिले तो हमारे जिहान को पेच कर खा जाएगी ये ऑन इंडिया। और कहने लगते कि तुम्हें तो एग्री हो जाना चाहिए था उस समय, और तुम उसके बाद एक बहाना ढूंढकर उसको इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां से निकल जाते, और ये एक काफी रेयर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। भले ही बाकी जो प्रोफेसर्स हैं वो म्यूजिक स्कूल के, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री से, लेकिन उनके जो सोशल सर्कल, उनके पास काफी कनेक्शंस मौजूद है। अगर तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में फ्यूचर में अपनी मोर स्टेबल आइडेंटिटी को बनाना चाहती हो तो तुम्हें कनेक्शंस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तभी दिखाया जाता है कि वो वहां पर सो जाती है उसकी बातें सुनते सुनते, बकवास सुनते सुनते। और तभी थोड़ी देर बाद हमारी जिहान की आंखें खुलती है, जहां पर हमारा एमसीयू से जगने के बाद उससे पूछ लगता है क्या तुम जाग चुकी हो। तभी वो उससे कहने लगती है कि मैं जाग चुकी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या समय हुआ है इस समय पर। तभी एमसीयू से बताने लगता है कि इस समय पर 6:15 हुआ है और जो इवेंट है वो 7:30 पर स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग कुछ जाकर कुछ खाकर आ सकते हैं। तभी वो पूछने लगती है कि आखिरकार सिस्टर जू कहाँ पर है। तभी एमसीयू से बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, शायद वो बिजी होगी। तभी वो कहने लगती है जी हाँ हमारे एमसी से, क्या तुम यहाँ पर कुछ ऑर्डर कर सकते हो मेरे लिए, या फिर आसपास का कोई रेस्टोरेंट, मैंने ज्यादा कुछ नहीं खाया लंच के समय। और जो जुआन वो वाकई में बहुत ज्यादा परेशान करने में लगा था मुझे। तभी एमसी कहने लगता कि मैं यहाँ से कुछ जाता हूँ आसपास को खरीद कर लेकर आता, और मुझे ज्यादा समय नहीं लगने वाली उसकी डिलीवरी को लेकर आने में। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि ये काफी अच्छी बात है, मैं जल्दी से अपने कपड़ों को बदल लेती। तभी धीरे धीरे करके अपनी जिहान अपने कपड़ों को बदलना चालू कर देती है, और जहाँ पर हमारे एमसी को आते हुए दिखाया जाता है, और वो ड्रिंक करते हुआ तो काफी थक चुका होता है इसलिए। और अगले ही पल उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तभी हमें जिहान को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बदल चुकी होती है। टोटली भाई साहब 180 डिग्री तरीके से बदल चुके हैं, भाई 360 बदल चुके हैं पूरी तरीके से। ड्रेस पहनने के बाद कति बवाल लग रही होती है, और उससे कहने लगती है कि आखिरकार जो क्लासिकल चार्म है वो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या मेरे पास है वो क्लासिकल चार्म जो मैं चाहती हूँ। और जैसे ही हमारा एमसी की इस ड्रेस को देखता है तो उसके मुंह में जो पानी होता है वो भी निकल पड़ता है शौक के कारण, और वो काफी ज्यादा शौक होते हैं। उससे कहने लगता है कि वो सब छोड़ो, तुम ये सब खा लो पहले। तभी वहां पर एक बंदा आता है चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मिस्टर जू, हम लोग आपको इस इवेंट के वेन्यू पर बाद में ड्राइव कर पहुंचा सकते हैं। तभी वो बंदा कहने लगता है कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी अपनी कार लेकर आया हुआ हूँ, तो मैं अपने साथ जिहान को लेकर जाऊंगा ड्राइव पर। तभी उसकी मैनेजर उससे कहने लगती है लेकिन जो जिहान है वो शायद अभी तक जागी ना हो, क्योंकि वो आज काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि जैसे वो वापस आई वैन में वो वापस सो गई थी। यह सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर सकता हूँ जगने का। तभी हमारी जिहान कतई बवाल वाली ड्रेस में बाहर निकलती है एकदम से, और वो जो बंदा चश्मुद्दीन होता है वो देखकर कहने लगता है कि जिहान जो सिस्टर जू है वो तुम कह रही थी कि तुम यहाँ पर कुछ देर पहले सोने में लगी हुई थी। तभी जिहान उससे कहने लगती है कि मैं अभी अभी जागी हुई, और अब जबकि मैं जाग चुकी हूँ तो मैं कुछ खाना खाने में लगी हुई थी, और मैं उस इवेंट में अपने मदद से खुद वापस चली जाऊंगी बाद, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी वो चश्मुद्दीन कहने लगता है कि ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं खुद ड्राइव करके तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा, और तो शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा लेकिन हम यहाँ पर इतना ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते इस रोड, और हम उस इवेंट को मिस भी नहीं कर सकते। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्म वाली बात होगी, और तुम तो देख ही सकती हो कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि जो इवेंट है वो स्टार्ट होने वाला है। और तो तुम एक ऐसी फ्रेंड हो जिसे मैंने खुद इनवाइट किया, अगर तुम मेरे साथ नहीं आती हो तो यहाँ पर कोई भी गारंटी वाली बात नहीं है कि सेपरेटली तुम वापस एंटर हो पाओगी या नहीं हो पाओगी, तुम इसको डिक्लाइन न करो तो बेटर रहेगा। तभी जिहान हमारे एमसी का हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी कार में मैं इस बंदे के साथ ट्रेवल करूंगी, क्या ये चलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये बंदा मेरे बैग को लेकर पकड़ कर चले। ये बात सुनकर वो चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बस एक एक्स्ट्रा पर्सन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो कहने लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी उसकी जो मैनेजर होती है वो हमारे एमसी पे चिल्लाती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हें जिहान का अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। तभी वो चश्मुद्दीन दरवाजा खोलता है और उससे कहने लगता है कि जिहान तुम अंदर आ सकती हो कार के, लेकिन वो पूरी तरीके से उस बंदे को इग्नोर मार देती है, और हमारे एमसी के द्वारा जो दरवाजा खोला जाता है उस पर जाकर बैठ जाती है, और वो बंदा वहीं पर खड़ा रह जाता है दरवाजा खोलकर बस। तभी हमारा एमसी इसकी फिरकी लेता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार क्या परेशानी हो गई, क्या हम लोग लेट नहीं हो रहे हो। तभी वो बंदा चिल्लाता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी कहने का तरीका क्या है, क्या तुम्हें बाकी में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर वगैरह हूँ। तभी एमसी कहता है कि ये तुम्हारी कार नहीं है, क्या तुमने हमसे नहीं कहा था कि तुम इसे राइड करोगे, ड्राइव करोगे। ये देखकर उसका भाई आगू बुला हो जाता है गुस्से के मारे ये। तभी जिहान उससे कहने लगता है कि आखिरकार क्या परेशानी हो गई है, क्या हम लोग वाकई में लेट नहीं हो रहे। और इस तरीके से वो गुस्से में दरवाजा बंद कर वो इवेंट की तरफ चल पड़ते हैं, और पहुंचने के बाद वो बंदा कहने लगता है कि जिहान हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, मैं तुम्हें बाहर निकालता, और क्योंकि जो इवेंट है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा,
और वो हमारे एमसी की तरफ देखता है, उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कह लगता है कि वैसे जिहान और मैं अंदर जा रहे हैं, एंजॉय करेंगे इस इवेंट को, और तुम यहाँ पर बाहर रह सकते हो और यहाँ पर कार का ध्यान रखना, और एक बात का ख्याल रखना कि किसी को भी मेरी कार पर स्क्रैच मत लगाने देना, और जब तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें टिप जरूर दूंगा। जिहान अब हमें अंदर जाना चाहिए, और वो एग्री हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जिहान को दिखाया जाता है, वो चश्मुद्दीन के साथ अंदर चली जाती है और हमारा एमसी बाहर खड़ा रहता है। और जब हमारा एमसी वहां पर खड़ा होता है तभी कोई आकर उसे देखता है तो कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को। वो लड़की के सामने 3 लोग होते हैं, उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि क्वीन लियान, आखिरकार ये बंदा कौन है, क्या ये तुम्हारा कोई दोस्त वगैरह है, ये इस तरीके से फॉर्मल ड्रेस क्यों पहना हुआ है। दूसरा बॉडीगार्ड उससे कहने लगता है क्या ये वहाँ यहाँ पर किसी इवेंट के लिए आया हुआ है, इसको देखकर लगता तो नहीं है। तभी वो लड़की उन दोनों को शांत करते उससे कहने लगती है कि तुम सभी के सब लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, और हमें पता चलता है कि लड़की और नहीं बल्कि यांग तियानजू की ग्रैंड डॉटर है, जिसका नाम यांग क्वीन लियान है। और जब हमारा एमसी से देखता है तो उससे कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है, और वो लड़की इसकी ग्रैंड डॉटर उससे कहने लगती है कि वाकई में कोइंसिडेंस वाली बात है, मुझे लगा था कि यहाँ पर तो डायरेक्टली आए हो जानबूझकर, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुकी हो तो हमें अंदर एक साथ जाना चाहिए। तभी हमारा एमसी उससे माफी मांगते उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे पास टिकट मौजूद नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। तभी वो कहने लगते हैं टिकट ये काफी ज्यादा ठीक है, तुम बस मुझे फॉलो कर सकते हो और सब कुछ ठीक रहेगा, तुम चल सकते हो मेरे साथ। अगर मेरे ग्रैंड पा को इस बारे में पता चला कि तुम यहाँ पर मौजूद थे तो वो भी काफी ज्यादा खुश होंगे इस बात को जानकर। और जिस तरीके से लड़की से ट्रीट करने में लगी हुई थी, आसपास जितने भी लौंडे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन, ये बंदा तो पूरी तरीके से कंप्लीटली अनफैमिलियर लगने में लगा हुआ है, लेकिन जरा इस सिचुएशन को तो देखो, इसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रोमिनेंट फिगर हो पूरी पूरी इस इंडस्ट्री का। शिट, इस बंदे को देखकर लगता है कि जो कुलियन के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज में है। तभी हमें अंदर के इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की हमारे एमसी से कहने में लगी हुई थी कि तुम सबसे आगे चले जाओ और फ्रंट रो की सीट पर जाकर बैठ जाओ, यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है तुम्हारे लिए। तभी पूछने लगता है तुम्हारे बारे में क्या, और वो बताने लगती है कि मुझे बैक स्टेज में जाने की जरूरत है, क्या तुम चाहते कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैं इस चीज को पास करना चाहूंगा, तुम अपना काम कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे कहने लगती है कि ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो और सीट को ले सकते हो, अगर तुम्हारा कोई भी फ्रेंड है लेटर ज्वाइन करना चाहता है तो तुम अपने फ्रेंड को भी ले जा सकते हो, और तुम वहां पर बिना किसी दिक्कत के जा सकते हो। आफ्टर यहाँ पर कई सारी ऐसी खाली सीट्स बची रहती है फ्रेंड्सों में, और बाय द वे तुम इस टिकट को अपने पास रख सकते हो, और कोई भी तुमसे पूछता है इसके बारे में तो मुझे टिकट उसे दिखा देना, तुम्हारा धन्यवाद कहते हुए हमारा तुम्हारे जाने लगता है एमसी। तभी जो लड़की होती है वो हमारे एमसी से पूछने लगती है कि तुम वाकई में नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां पर खुद छोड़कर जाऊं पर्सनली। ये बात सुनने के बाद एमसी कहने लगता है अगर ऐसा होता है तो मुझे वाकई में कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। और ऐसा सब चलने के बाद वो चश्मुद्दीन और जिहान अंदर आते हैं, जहाँ पर चश्मुद्दीन जिहान से कहने में लगा होता है यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग जो कि सभी के सभी सोशल एलाइट्स, और यहाँ पर कई सारे वेल नोन फिगर्स भी है इस इंडस्ट्री में, अगर हमारे पास चांस रहा तो मैं तुम सभी को उससे इंट्रोड्यूस जरूर करवाऊंगा। और वो कह रहा होता है क्या तुमने इस बात को नोटिस किया कि जो आगे बैठने में लगे हुए हैं फ्रंट रो में, वह सभी के सभी लोग प्रोफेसर्स हैं, कई सारे म्यूजिक स्कूल और इस तरीके की जो इवेंट है तो हम जैसे रेगुलर जो जितने भी लोग हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की रो में ही सीट मिलती है। यहाँ तक कि मेरी जो टिकट है वो 5th रो की टिकट, और ये भी हासिल करने के लिए मुझे कनेक्शंस और रिलेशनशिप पे डिपेंड रहना पड़ा था इसे सिक्योर करने के लिए। और हमारा एमसी उनकी तरफ बढ़ने लगता है, तब उन दोनों की नजर हमारे एमसी पर जाती है, जिसको देखकर वो बंदा चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अंदर कैसे आ गए हो। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है चल कर आया और कैसे आया भाई, क्या ही फिरकी ले रहा है। ये बात सुनने के बाद उस बंदे को गुस्सा आ जाती है, वो चिल्लाते उससे कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी चुपके से चोरी चोरी अंदर आने की, तुम्हारे पास बाकी बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, तुम्हें पता भी है कि आखिरकार ये किस तरीके की जगह, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम अपनी इच्छा अनुसार कभी भी आ सकते हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गलत समझने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था सबसे पहले, और वैसे ही मुझे फ्रंट रो पर जाने की जरूरत है बैठने की। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि जी हाँ, क्या तुम मेरे साथ फ्रंट रो पर बैठना चाहोगी। तभी वो चश्मुद्दीन उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुमने किस तरीके से यहाँ पर अंदर आने में मैनेज हुए या फिर कामयाब हुए, लेकिन तुम वाकई में इतने ज्यादा हिम्मत दिखा रहे हो कि तुम फ्रंट रो की सीट पर बैठना चाहते हो, कि तुम्हें पता भी है कि जो फ्रंट रो की सीट पर कौन बैठता है, और तुम सोचने में लगे कि तुम वहां पर ऐसे अरे गरे नत्थु घेरे वहां पर बैठ जाएंगे जाकर, तुमने अपने आप को समझ के रखा है। ये बात सुनने के बाद जिहान भी हमारे एमसी की बात से एग्री हो जाती है, जिसको देखकर वो चश्मुद्दीन काफी शौक होता है। उससे क्या लगता है कि जिहान तुम्हें इस बंदे को इस तरीके से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसके नॉनसेंस को सुनने की जरूरत है। और तभी वो कहने लगता है चश्मुद्दीन चिल्लाते हुए कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, कोई भी नत्थु घेरा नहीं है जो फ्रंट में जाकर बैठ सके। अभी मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर अनदर राउंड जरूर होगा टिकट चेक जिससे पहले कि शो स्टार्ट हो। और अगर तुमने इस बंदे को फॉलो किया और यहाँ पर किसी तरीके का सीन बना लिया तो शायद तुम्हारे लिए जो परफॉर्मेंस का जो सीन है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाला, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी भी खो जाएगी। ये बात सुनने के बाद जिहान उससे कहने लगती है और तो पूछ लगती है कि मैं वाकई में इस परफॉर्मेंस में यहाँ पर रहने में कामयाब नहीं रहूंगी। तभी एमसी कहने लगता है कि हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन हमारी जो जिहान होती है वो टोटली हमारे एमसी पे लट्टू हो चुकी होती है। अब पता नहीं लट्टू है कि नहीं है वो तो पता ही चलेगा आगे। और वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब हमें चलना चाहिए, और जिहान एग्री हो जाती है उसके साथ जाने के लिए।
और वो वहां से चली जाती है। लेकिन चश्मुद्दीन को बहुत ज्यादा जल रही होती है, आगे से पीछे से, जहाँ देखो वहां से पूरा का पूरा जलने में लगा हुआ होता है। और इतना ज्यादा जल जाता है तो कहने लगता है कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही हरकतें करने में लगा हुआ है, तुम आगे जाकर बैठ गए हो, तुमने हरकत बहुत ज्यादा दूर तक बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया मुझे, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई फ्रंट रो पर, तुम वाकई में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जी हाँ, अब जबकि तुम इतने ज्यादा अनरीजनेबल होने में लगे हुए तो मुझे इस बात पर ब्लेम मत करना। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि चुपकर अंदर आ चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जाओ और इसकी आइडेंटिटी को तुम वेरीफाई करो। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि उसके पास ना ही टिकट है और ना ही किसी ने उसे इनवाइट दिया है, और मुझे इस बात का सस्पेक्ट है वो डेलीबरेटली यहाँ पर परेशानी खड़ी करने के लिए आया हुआ है, जाने की जानबूझकर। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम इमीडिएटली इसको जाओ और उसकी टिकट को वेरीफाई करो, और अगर वेरीफाई करने के बाद इसे बाहर भी निकाल देना। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं होता तो तुम उसकी ड्रेस पर भी जाकर देख सकते हो। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड उसको देखकर कहने लगता है कि ये हमारे लिए बेटर है कि हम लोग वेरीफाई कर लें। तभी चश्मुद्दीन ये बात जानकर काफी खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से इस मैटर को हैंडल करोगे। तभी जिहान हमारे एमसी से पूछने लगती है कि ये हमारे लिए ठीक रहेगा कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बैठे हुए हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स इट्स ओके, यहाँ पर कई सारे एम्प्टी सीट है, खाली सीट्स बची हुई है वैसे भी। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे एमसी की तरफ आता है, उससे क्या लगता है हेलो सर, ये फ्रंट रो की सीट, क्या मैं आपकी जो टिकट है उसे वेरीफाई कर सकता हूँ या फिर आपकी इन्विटेशन को। तभी हमारा एमसी कहने लगता है कि जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और तभी उस लड़की के द्वारा जो टिकट उसे दी गई होती है वो उन्हें दिखाने लगता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उससे माफी मांगते हैं, उससे कहने लगता है कि हमें माफ कर देना, आपको इतनी ज्यादा परेशानी दी उसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके मूड को इफेक्ट नहीं किया होगा। और इसी माफी के साथ मैं इस सीरीज के इस पार्ट के एंड करता हूँ, यहाँ पर स्टोरी दी एंड होती है। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अब आगे मुझे इसके आगे चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने और भी ज़्यादा सर्च कर लिए हैं लेकिन मुझे ऐसे आगे चैप्टर्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। अगर गाइस आपके पास चैप्टर्स मौजूद हैं या फिर आपको कहीं पर भी इसके चैप्टर्स मिलते हैं तो आप लोग क्या करना, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना और मुझे कमेंट करके वहाँ पर बता देना। डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकती है। आपको होम चैनल के जाओगे ना अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर भी आपको डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी। और मुझे कमेंट में भी जाकर आप बता सकते हो इसके लिंक के बारे में और ज़्यादा सीरीज के पार्ट्स के बारे में। तो अगर मुझे मिल जाते तो मैं आगे के एपिसोड रखूंगा, नहीं तो गाइस एक नई सीरीज चालू करेंगे। आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और वैसे गाइस इस सीरीज पर आपने जो प्यार दिखाया ना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। और हमारी फैमिली को जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उन सभी के लिए वेलकम करते हैं, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो गाइस, जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दो। और हाँ, जो भी देख रहा है ना वो बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन है ना वीडियो का वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नाराज साइनिंग आउट। मिलेंगे जल्दी एक नई सीरीज के नए पार्ट के साथ। बाय बाय, और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा गाइस। बाय बाय।